फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आपको पूरी 2 वीडियोस में जो भी आपका डीएसएसबी, सीटेट, रीट या कोई भी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, टीचिंग एग्ज़ाम का फॉर्म, उसका जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है वो 2 दिन में 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पार्ट 2 आता है एग्ज़ाम में वो होता है हमारा 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स में 30 नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के, जिसके अंदर आपकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जितनी थ्योरीज़ दी हैं वो आती हैं। और जो बाकी 70 मार्क्स होते हैं, इवन 70 प्लस मार्क्स भी हो सकते हैं, उसमें आपकी एजुकेशन आती है, उसमें आपके मेथड्स आते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आता है वो आपका 70 प्लस मार्क्स का होता है। तो हम हमारी 2 वीडियो बनाएंगे, उन 2 वीडियो में आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक क्या कहते हैं, बहुत ही एमिनेंट जो कोचिंग सेंटर है दिल्ली का, उसके नोट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि टीचिंग में क्या है। जो टीचिंग एक बायपोलर प्रोसेस होता है। बायपोलर ये एडम स्मिथ ने कहा था। बायपोलर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता होती है। उन्होंने बोला एक तो टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। सिर्फ यही 2 लोग होते हैं जिसके अराउंड पूरा टीचिंग प्रोसेस जो है हमारा चलता है। लेकिन उनकी जो ये डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, उन्होंने जो है उसके अंदर एक एडिशन कर दिया जॉन ड्यूवी ने। जो जॉन ड्यूवी थे वो अमेरिका के थे। उन्होंने बोला कि जो टीचिंग होती है वो एक क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। ट्राइपोलर का मतलब होता है जिसमें वो एक ट्रायंगल की शेप में होता है, जिसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है वो होता है हमारा करिकुलम। करिकुलम जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम के बेसिस पे जो टीचर और स्टूडेंट के अंदर रिलेशनशिप एक स्टैब्लिश होती है। टीचर को पता होता है कि हमें क्या एक्टिविटीज़ करानी है, हमारा जो पूरा हमारे टीचिंग के क्या गोल्स होंगे, क्या हमें अचीव करने हैं, बच्चों को कैसे आगे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है करिकुलम हमें हेल्पफुल होता है। करिकुलम कहेंगे हम, एनवायरनमेंट कहेंगे कि हमें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। अब इसमें आ जाते हैं कि पोल्स या वेरिएबल्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है उसके क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या पोल्स हैं कि जो हमारे एजुकेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है वो सारे फैक्टर जो चेंज होते हैं, जो हम चेंज होते हैं अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होते हैं इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल आपने अभी ट्रायंगल में देखे, या पोल्स हम जिसे कह सकते हैं। एक होता है वेरिएबल हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है स्टूडेंट होता है, किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट डिपेंड करेगा टीचर पे और करिकुलम पे कि क्या पढ़ना है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें करिकुलम पे। और वो एक्टिविटीज़ कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराएगा टीचर। तो स्टूडेंट किस पे डिपेंड करेगा, टीचर पे और करिकुलम पे, इसलिए हम स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो आप क्या बोलोगे, स्टूडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि हमारी जो 3 चीज़ें होती हैं, जो 3 पोल्स होते हैं, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। जो टीचर होता है, टीचर ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है टीचर। टीचर क्या होता है, वो अपनी मर्जी से क्या करता है, करिकुलम तो हमारे पास होता है, हमारे पास सिलेबस भी होता है, लेकिन टीचर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि मैं कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अपनाऊं जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए।
टीचर ही बच्चों को बताता है कि आपको आज इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आज आपका टाइम टेबल ये होगा। हर चीज़ें जो टीचर है वो स्टूडेंट को और करिकुलम दोनों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसलिए टीचर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हमारा आ जाता है, लास्ट आ जाता है हमारा करिकुलम। करिकुलम जो होता है वो एक इंटरवीन करता है। इंटरवीन क्या करता है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में जो हमारी मदद करता है वो हमारा करिकुलम होता है कि हमें क्या पढ़ाया जाए, क्या एक्टिविटी कराई जाए। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास में आ गए, आप सेकंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में हो, जिस भी क्लास में आप जाते हो, इवन आफ्टर स्कूल आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो वो भी क्या है, वहाँ पे एक करिकुलम होगा। या आप मान लो किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ने जा रहे हो तो टीचर और स्टूडेंट में रिलेशनशिप कौन स्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है, हमारा करिकुलम, कि वहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, और हमारे बीच में कौन रिलेशनशिप्स एक स्टैब्लिश करने का माध्यम बन रहा है, वो है ये वीडियो, जिसमें आपको एक तरह से एक करिकुलम, एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अब आ जाता है हमारे 3 स्टेजेस क्या होते हैं या फेजेस क्या होते हैं टीचिंग के। कौन तो हमारे जो हैं, हम कहेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो हमारे 3 फेज होते हैं टीचिंग के। पहला होता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज जो होता है, ये टीचर इस स्टेज में, प्री एक्टिव मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन से पहले वाली स्टेज, इस स्टेज में जो टीचर है वो तैयारी करती है, वो अपना लेसन प्लानिंग बनाती है, अपने आप को तैयार करती है, वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करती है। जैसे अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने पहले तैयारी करी है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कौन से मुझे एग्जाम्पल देने हैं, क्या मेथड्स का मैं यूज़ करूँगी, क्या एक्टिविटी मैं करूँगी, बच्चों का इवेल्युएशन कैसे करूँगी, हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग मैं करके चलूँगी। तो ये क्या होती है, ये हमारी प्री एक्टिव स्टेज होती है। तो इसके अंदर टीचर जो तैयारी करती है पूरी, उस तैयारी में सबसे पहला जो स्टेप वो उठाती है वो होती है अपना लेसन प्लान बनाने का। लेसन प्लानिंग वो करती है, आपने अपने जहाँ पे भी आपने टीचिंग प्रैक्टिस की करी है, ठीक है, पढ़े हो आप, आपने देखा होगा, आपने लेसन प्लान बनाए होंगे। तो उसमें सबसे पहले लेसन प्लान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, कि मेरे लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी जैसे मैंने लेसन तैयार किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन का, कि मुझे पूरी की पूरी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, हाफ सिलेबस आपको आज कंप्लीट कराना है, कि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए लेसन प्लान का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, तैयार करना होता है। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने लिखा होगा, एक होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं हमारे उस सब्जेक्ट से, जो होते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, जो सिर्फ एक क्लास में पढ़कर आप अचीव नहीं कर सकते। जनरल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको कई साल लग जाते हैं। जैसे साइंस है, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप एक दिन में वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करोगे। कि मान लो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, साइंटिफिक चीज़ों के लिए, चीज़ों को उसका जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक हो जाएगा। क्या एक दिन में किसी का एटीट्यूड साइंटिफिक हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये ब्रॉडर होते हैं, ये कई सालों में जाकर अचीव होते हैं। कि आपने 12th पास कर ली, अब जाके इतने साल लग गए, अब शायद बच्चे का एटीट्यूड हो कि वो क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड हो जाए। तो ये होते हैं हमारे ब्रॉडर होते हैं। ये हमारे पूरी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको पूरा होल प्रोसेस जो है उसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है एक सब्जेक्ट को सालों तक पढ़ने के बाद हमें वो समझ में आते हैं कि ये चीज़ ये होती है, कि हमने इसमें ये सीखा। अब जैसे कि इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि रीजनिंग स्किल डेवलप करना, साइंस में रीजनिंग स्किल जो है डेवलप कर रहे हो, एक दिन में नहीं होगी, खाली एक क्लास में नहीं होगी, आपको कई साल लग जाएंगे उस चीज़ को करने में। आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड है,
ये सब डेवलप होने में। अब इसके अंदर जो टीचर है वो दो ऑब्जेक्टिव बनाता है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा आप कैसे लिखते थे, अगर लेसन प्लानिंग का याद हो, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा, क्लास लिखी, किस क्लास को पढ़ा रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के नीचे फिर आपने यहाँ पे इस साइड लिखते थे कि डेट क्या है, विषय, और क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के नीचे यहाँ लिखा आपने टॉपिक कौन सा है, यहाँ इस साइड लिखा डेट क्या है, पीरियड कौन सा है, कितने मिनट का पीरियड है। यहाँ फिर आप लिखते थे कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपने एक या दो जनरल ऑब्जेक्टिव लिख दिए। उसके नीचे फिर आप लिखते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, जो आप आज पढ़ाने वाले हो उससे रिलेटेड होते हैं कि इस को पढ़ाकर बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं, जो विषय वस्तु मैं आज पढ़ाऊंगी और उस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। अगर मैंने बच्चे को आज कक्षा में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया है कि ये डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या मैंने तो इसके अंदर ये कोई भी टॉपिक पढ़ाया कि ये कलर्स के बारे में, कि कलर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के नेम याद कराया है मैंने, एडिशन कराया है, जो भी है, तो आज के जो मेरे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, और देखूंगी कि बच्चे के व्यवहार में ये जो हमारा पूरा लेसन कंप्लीट करने के बाद क्या परिवर्तन आया है। तो हम इनको स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इन तीनों ये तीनों एक ही होते हैं। ये करंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और ये हर टॉपिक, जो भी टॉपिक चेंज होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। अगर आज आप सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा रहे हो तो आज के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। नेक्स्ट डे आपने बताया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया तो अलग है। आपने आज उसके नेक्स्ट डे पढ़ा रहे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है तो अलग है। तो ये होता है लेसन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरे के पूरे क्या है, पूरे विषय के लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए सेम रहते हैं, हर क्लास में सेम रहते हैं। तो अब इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है कि टॉपिक है पोल्यूशन का, तो सब्जेक्ट से पोल्यूशन क्या है, स्टूडेंट गेट्स द डेफिनेशन उनको समझ आ रही है, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पोल्यूशन का मीनिंग ये हो रहा है। फिर बता पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, ये सब बता पा रहे हैं। वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं वो बता रहे हैं। तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये हमारी है प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव के बाद सेकंड स्टेज आती है हमारी इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव स्टेज जो होती है, इसके अंदर जो भी हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इम्पोर्टेंट तो तीनों हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेज में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, स्पेसिफिक जो हमने लेसन प्लान बनाया है, इसकी जो डिलीवरी होगी वो इसी स्टेज में होगी। इसी स्टेज में क्या होगे, हमारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, बच्चों के साथ हमारा क्या थॉट्स का एक्सचेंज होगा, बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे। सारे जो बच्चों के साथ जितना इंटरेक्शन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, गिव एंड टेक वाली बात होगी। हर चीज़ जो बच्चों को एक्सपीरियंस किया उन्होंने, हर चीज़ जो होगी वो हमारी इंटरेक्टिव स्टेज में होगी। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, टू वे कम्युनिकेशन है, ऑब्जेक्टिव्स अटेंड होना, लर्निंग में एक्सपीरियंस क्या मिले, बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, वो भी आप इसी स्टेज में देखोगे। कि बच्चे को क्वेरी है तो उसको सोल्व करना, क्वेश्चन पूछना, सब कुछ जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इस एक्चुअल क्लासरूम में जो होगा वही हमारी इंटरेक्टिव स्टेज होगी। अब है इंटरेक्टिव के बाद आती है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है हमारी इवेल्युएशन स्टेज भी कहते हैं इसके अंदर आप इवेल्युएशन करोगे कि रिजल्ट क्या आया। मान लो इसके अंदर आपने होमवर्क दोगे, इसमें पोस्ट एक्टिव में क्या किया, आपने होमवर्क दे दिया, आपने कोई पीछे क्या कहते हैं टेस्ट ले लिया, टेस्ट में आपको पता चलेगा कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो असेसमेंट होगा, जो इवैल्यूएशन होगा, वो सब पोस्ट एक्टिव स्टेज में होगा। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों।
अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, कौन सी एजुकेशन को हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे। तो जो एजुकेशन बेस्ड अपॉन एवरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो एजुकेशन हर चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार ही बच्चे को एजुकेशन देना, उसको वही चीज़ समझानी है, लेकिन हर बच्चा अलग मेथड से समझता है। उसकी जो इच्छाएं हैं जो उनको पूर्ण करना, उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आ जाएगा। लेकिन हमारे जो इंडियन क्लासरूम होते हैं उसमें ऐसा होता नहीं है। लिखने में तो लिखा जाता है लेकिन रियलिटी में जो टीचर होती है वो क्या करती है, वो एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग काम करा देती है और फिर हर बच्चे पे ध्यान नहीं देती। लेकिन चाइल्ड, तो इसमें जो टीचर होती है उसकी पहली ड्यूटी होती है कि वो जो बच्चा है उसको अंडरस्टैंड करे इंडिविजुअली, कि क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उसको हर बच्चे को इंडिविजुअली समझना है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, तो ये उसके इंटरेस्ट क्या है, ये समझना टीचर का कर्तव्य होता है। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड रेफर्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम देना, उसको अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना। टीचर जो होना चाहिए एक गुड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जिससे कि वो बच्चे को समझ सके। टीचर वेल वर्स्ड होना चाहिए अलग अलग मेथड्स में जिससे कि वो बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या साइकोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन हो, केस स्टडी हो, इंटरव्यू हो, और भी प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत सारे मेथड हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आ जाता है कि एरिया ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कौन किस किस चीज़ में जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा हेरिडिटी और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होती है बच्चे के नेचर से रिलेटेड, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो उसके जीन्स ने उसे दिया है। और एनवायरनमेंट होता है हमारा नर्चर, कि किस वातावरण में वो रह रहा है, किस वातावरण में उसका पालन पोषण हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में कि जो हमारी हेरिडिटी होती है वो एक लिमिट तय कर देती है। मान लो एक पोल है, एक लिमिट तय कर दी हेरिडिटी ने कि ये आपको मैक्सिमम चीज़ें हैं जो भगवान ने, आपकी हेरिडिटी ने आपको दी है कि मैक्सिमम इतना है, ठीक है। अब इसी को आपको यूटिलाइज करना है और इसको आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसकी मदद से हम अपनी पूरी हेरिडिटी को यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको एक अच्छा वातावरण मिल रहा है तो आप अपनी हेरिडिटी, जो भगवान ने आपको इतना टैलेंट दिया है, जो ये पोल जितना है, तो आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अगर आप जहाँ रह रहे हो वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उसका जो है पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो हेरिडिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स रेशो उन्होंने तय कर दी। लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है वो हर बच्चे का अलग होता है। अगर कोई बच्चा मान लो स्लम एरिया में रह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे क्या है, हेरिडिटी ने तो उसको पूरा दिया है जितना देना चाहिए था, ठीक है, जो भगवान ने देना था वो उतना टैलेंट उसे दिया है, या जिस जो भी चीज़ उसे प्रोवाइड की गई हैं। अब लेकिन जो उसका एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे उसको एक्सपोजर स्लम एरिया में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसका जो दायरा है वो सीमित है, ठीक है। वहाँ पे वो सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए लोगों को क्या कहते हैं स्ट्रगल करते देखेगा। लेकिन अगर वही सेम बच्चा, ठीक है, अगर उसी बच्चे को हम किसी पॉश एरिया में ले जाएं तो वहाँ पे क्या देखेगा, उसकी स्कूलिंग भी उसी हिसाब से होगी, वो एनवायरनमेंट भी वो देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा। तो यही है कि हेरिडिटी
और जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो उसके प्रोडक्ट से होता है, ठीक। कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट प्रोडक्ट होते हैं या सम होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे का प्रोडक्ट होते हैं। हेरिडिटी हमेशा हमारी स्टैटिक रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप किसी स्लम एरिया में रह लो या आप किसी पोश एरिया में रह लो, किसी देश में कहीं भी चले जाओ, किसी अदर कंट्री में चले जाओ, जो आपकी हेरिडिटी है वो आपकी सेम रहेगी। लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है। जिस एरिया में आप जाओगे, जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, वैसे ही आपका जो है डेवलपमेंट होगा। तो टीचर को ये भी ध्यान रखना होता है बच्चों को पढ़ाते हुए कि ये बच्चा किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, इसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा घर का एनवायरनमेंट होगा वो बच्चे का जो है पढ़ाई पे अफेक्ट डालेगा। तो इसलिए हमेशा जो होता है नेचर और नर्चर में लड़ाई होती रहती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो नेचर है हेरिडिटी इम्पोर्टेंट होती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, बच्चों के क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए नर्चर ज़रूरी है। लेकिन कुछ कहते हैं कि नेचर भी ज़रूरी है और नर्चर भी ज़रूरी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होगा, हमारा विकास होगा। तो इसलिए हम इसे कहेंगे नेचर और नर्चर क्या होते हैं, वो एक प्रोडक्ट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें हमें देखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, उसके क्या कहते हैं एबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। प्रीवियस कितना ज्ञान है उसको, करंट कितनी नॉलेज है। मान लो आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप ऐसे क्लासरूम में जा रहे हो कि जहाँ पे बेशक से बच्चे 3rd क्लास में है, लेकिन उनका 2nd क्लास में कोई टीचर ही नहीं था, तो उन्हें 2nd क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया कुछ, तो आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें 2nd क्लास का 1-2 बच्चे के अलावा कि उनको आता होगा। तो यहाँ प्रीवियस नॉलेज जो है अफेक्ट डालेगी। तो जो नया टॉपिक आपको शुरू करना पड़ेगा उससे पहले आपको उनका पूर्व ज्ञान जो है वो चेक करने के साथ साथ उसका एक बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे का जो ये वाला सेशन था वो पूरा अधूरा रह गया। ये आप कोरोना के टाइम पे अभी देख लो कि बच्चे बिना पढ़े पास हो रहे हैं। अगर जो एक स्टूडेंट आपका 5th क्लास में आ गया है, ठीक है, लेकिन 2 साल से वो सिर्फ ऐसे ही ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेता, ऐसे ही वो पास हो रहा है, और जब उस टाइम पे वो 3rd क्लास में था और अब 5th में है, तो ये जो 2 साल का जो गैप रह गया है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वो आपको रेमेडियल टीचिंग देके फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी जो है ये गैप फिल होगा और तब आप 5th क्लास का बेस बना पाओगे। तो हमें क्या है, ये सब देखना पड़ता है, हेल्थ स्टेटस देखना पड़ता है कि बच्चे का हेल्थ कैसी है, क्योंकि अगर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपको हेल्थ चेकअप कराना है बच्चे का, मिड डे मील देखना है कि उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है प्रॉपर अमाउंट में। अब सोशल कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी के घर में अगर लैंग्वेज बच्चा गलत बोल रहा है तो आपको ये देखना है कि वो किस परिवार से आता है। अगर उसके परिवार में ही गाली दे के बात करते हैं तो वो वैसा ही जो रिएक्ट है वो क्लासरूम में करेगा। तो इस टाइम पे आपको उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा वो किस सोसाइटी से आता है। तो ये बैकग्राउंड उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मोटिवेशन का लेवल भी देखना है कि बच्चे का मोटिवेशन का लेवल किस टाइप का है, क्या वो डिमोटिवेटेड है, आपको उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन, जो चाइल्ड का इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो है ये 2 बेसिक फैक्टर होते हैं लर्निंग में और डेवलपमेंट में, कि बच्चे का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और वो उस मोटिवेटेड भी है तो वो लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। लेकिन मान लो वो मोटिवेटेड है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है करने में, या इंटरेस्ट है और मोटिवेटेड नहीं है, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लर्निंग के स्टाइल कौन कौन से होते हैं।
लर्निंग के स्टाइल, बच्चा किस किस लर्निंग स्टाइल से अलग अलग बच्चे सीखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये याद रखेंगे VARK। वी का मतलब होता है विजुअलाइज्ड, कि कुछ बच्चे चीज़ों को छूकर सीखना पसंद करते हैं, ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। A मतलब ऑडिटरी, कुछ सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और R मतलब रीडिंग और राइटिंग से, पढ़कर लिखकर सीखते हैं। और कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक, जो टैक्टाइल लर्नर या क्या कहते हैं, बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी से और इन सब चीज़ों से सीखते हैं, डांस, जिम्नास्टिक, इन सब चीज़ों में वो सीखते हैं। तो पहला जो है विजुअलाइज्ड लर्नर जो होंगे, या जिनको हम स्पेशल लर्नर्स कहेंगे, तो वो हर चीज़ की क्या है, कोई भी चीज़ उनके सामने आ जाएगी तो उसकी शेप के बारे में, उसकी स्पेस के बारे में फोकस करेंगे। जैसे कि ज्योमेट्री, इन बच्चों को ज़्यादा पसंद होगी ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या काम होता है कि वो शेप्स के बारे में पढ़ना होता है। मैप रीडिंग इनको पसंद आती है, ठीक है, जिसके अंदर भी क्या करना होता है कि जिसमें हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना। फिर ये सारी चीज़ें इनको पसंद आती हैं, ये होते हैं हमारे विजुअलाइज्ड लर्नर। ये भी एक लर्निंग का स्टाइल है। अब होते हैं कुछ ऑडिटरी लर्नर, जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर उनको सुनना अच्छा लगता है तो वो ऐसे बच्चे जो है प्रोफेसर अच्छे से बन पाएंगे। सुनना और बोलना इसके अंदर आ जाएगा कि उनको जो बात करने की चीज़ें हैं उनमें उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। पॉलिटिशियन हो गए जैसे, ये सारे ऑडिटरी लर्नर होते हैं। एक आ जाते हैं हमारे रीडिंग एंड राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स आप देखेंगे जिनको पढ़ना और लिखना बहुत पसंद होता है, तो उनकी स्पीड उनकी जो हैंड राइटिंग होगी बहुत अच्छी होगी, वो नोट्स अच्छे से बना लेते हैं, उनकी राइटिंग की स्पीड अच्छी होती है, वो क्या कहते हैं सेंटेंसेस फॉर्मेशन अच्छे से कर लेते हैं, स्टोरी लिख लेते हैं। तो ये सब होती है रीडिंग एंड राइटिंग के। अब काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, जो अपनी बॉडी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे जो स्पोर्ट्स में जितने भी लोग होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर में आएंगे, जिसके अंदर जैसे वो डांस करना चाहते हैं, जिम्नास्टिक करना चाहते हैं, या लर्निंग बाय डूइंग की जितनी भी चीज़ें है वो इसके अंदर आती है, जिसमें अपनी मसल्स का वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कि इसके अंदर वो हर चीज़ें सीखना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से। ये नहीं कि मैं सिर्फ देखते रहूं और सुनते रहूं, ऐसा नहीं, उन्हें सब कुछ करके देखना है। तो इसलिए आजकल फोकस भी किया जाता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग में, जिससे कि बच्चा खुद से करके सीखेगा तो उसे वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। अब आ जाता है, अगर मान लो व्हेन टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एवरी चाइल्ड based upon her individual differences, such instructions are known as differentiated instruction। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि differentiated instruction क्या होती है। तो differentiated instruction वो instruction होती है जिसमें टीचर जो है हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे। मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपने कोई स्टोरी पढ़ाई, उसके बाद आप क्वेश्चन समझा रहे हो, ठीक है, ये होमवर्क आपको करके लाना है। अब कुछ बच्चों को एक बारी में समझ आ जाएगा, कईयों को नहीं आएगा, तो आपको बच्चे के अकॉर्डिंग उसको समझाना है कि आपको एक्चुअल में करके क्या लाना है। तो जो इंस्ट्रक्शन आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे दी, वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ में हो सकती है, तो वो होती है हमारी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है सिलेबस का, एक इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सिलेबस टू द स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है सिलेबस के बारे में कि ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स खुद से जो इंस्ट्रक्शन अपने आप को देते हैं, वो होते हैं हमारी सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या सेल्फ स्टडी जिसमें करते हैं कि जिसमें वो टीचर से नहीं पूछ रहे, अपने आप को खुद से, जैसे आपने किसी टीचर से नहीं पूछा, अपना स्टडी प्लान आपने खुद बनाया, खुद सोचा कि आप क्या क्या पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप को आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहे हो, वो होती है हमारी सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो हम खुद लेते हैं। या हम इसके अंदर टीचर की मदद भी ले सकते हैं थोड़ा गाइड करने के लिए। तो इसमें सेल्फ और टीचर रीडिंग एक्सेट्रा और इंस्ट्रक्शन ग्रेस्प बाय स्टूडेंट क्या होगी, बच्चे जब समझ जाएंगे, जब वो काम वो करके लाएंगे जो टीचर ने बताया है, या उन्होंने जो चीज़ एक बनाया टाइम टेबल या जो भी बनाया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब है
कि इन डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन में करिकुलम जो होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हर बच्चे को उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको होमवर्क दिया जाएगा, उसकी सारी नीड का, हर बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो हमारा करिकुलम होता है, जो हमारे सिलेबस होता है, जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें हमने बच्चे के अकॉर्डिंग देना है। लेकिन हमारे इंडिया में ये सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, अगर आप यूएस जाते हो तो वहाँ पे, या और किसी अच्छे यूके जाते हो तो वहाँ की कंट्री में क्या होता है कि हर बच्चे को टीचर जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाती है, इंस्ट्रक्शन देती है, करिकुलम उसके अकॉर्डिंग सेट करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती है। जो करिकुलम में हमारी 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिलेबस होता है। सिलेबस में हमारी बुक्स होती हैं। बुक्स में इसको हम कहते हैं स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट। जो भी आपकी बुक है, ठीक है, जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो म्यूज़िक की बुक, डांस की बुक, ये सब भी लगवाते हैं, लेकिन वो फालतू की चीज़ें होती हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के आस्पेक्ट में देखें, बात करेंगे जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे म्यूज़िक की बुक और डांस की बुक की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं सिर्फ उसे करके दिखाओ, उन्हें आना चाहिए रियलिटी में, प्रैक्टिकल। तो जो सिलेबस में होगा आपकी इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, मैथमेटिक्स है, जो भी है, ये सारे आपके सिलेबस में जितनी भी बुक्स आएंगी वो कि आपका स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट। को करिकुलर एक्टिविटीज़ या को स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट होगा जो आपकी अदर एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। आपको जो डांस है, सिंगिंग है, कोई भी चीज़ है, ये सारी आपकी स्पोर्ट्स हो गया, सारी चीज़ें बुक्स के अलावा जितनी भी होगी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ या को स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट होगा। इसके अंदर इन चीज़ों की कोई भी बुक नहीं होती। ये सब चीज़ें क्या होती है, आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती है, ठीक है। लेकिन आपको प्राइवेट स्कूल वाली बात को ध्यान में नहीं रखना। अब यहाँ पे आ जाता है, फिर होता है इसके अंदर मेथड्स होते हैं टीचिंग के। एक टीचर की बुक भी उसको दिया जाता है, टीचर को भी बुकलेट होती है कि आपको किस किस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो या अपने कुछ नए चीज़ों को फॉलो करके आप पढ़ा सकते हो। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग करिकुलम में आ जाएंगे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि कैसी आप टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, क्या आप सोशल मीडिया का यूज़ करके पढ़ा रहे हो, मास मीडिया का यूज़ कर रहे हो, आपने प्रोजेक्टर पे पढ़ाया, आप फील्ड ट्रिप पे ले गए, आपने क्या चीज़, किस चीज़ की हेल्प से आपने इंस्ट्रक्शन उन्हें प्रोवाइड कराई है, आप सिर्फ बुकिश नॉलेज दे रहे हो, ठीक है। जो भी ये आएगा वो इंस्ट्रक्शन, IT का जो डिपार्टमेंट आएगा कि आप अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। और लास्ट होगा इसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन, असेसमेंट होता है, ये हम डीपली हम पढ़ेंगे कि जब टीचर साथ बच्चे का क्या है चेक कर रही है कि उसको कितना समझ में आया, वो होता है असेसमेंट। कि अभी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और मैंने साथ साथ क्वेश्चंस पूछे, बच्चा आंसर कर रहा है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चल रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा असेसमेंट। और इवैल्यूएशन होता है पढ़ाने के बाद, बिल्कुल हमारी जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं पूछूंगी, ठीक है, या मैं उनका टेस्ट लूँगी, तो ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। तो दोनों वर्ड्स में जो है डिफरेंस है। लेकिन जब तक स्पेसिफिक आपसे पूछा नहीं जाता कि आप इसमें डिफरेंस बताओ, तो तब तक आप इन दोनों को एक ही मान के चलोगे। लेकिन आपसे अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तब आप इसमें बताओगे डिफरेंस। तो इसमें ये पांचों चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट होती है। तो हर इंडिविजुअल के जो आप पूछेंगे कि इसके अंदर आप ये देखो, ये जो नीचे की 3 चीज़ें हैं, मेथड, इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट, ये तो रिलेटेड हैं टीचर से, मतलब पांचों चीज़ें टीचर से रिलेटेड है, लेकिन नीचे के जो है ये टीचर से ज़्यादा रिलेटेड है। और जो आप पूछेंगे जो इंडिविजुअल होता है उसके कौन से 2 आस्पेक्ट होते हैं, तो हम कहेंगे स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट होता है उसका और को स्कॉलस्टिक आस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बोलेंगे करिकुलर और को करिकुलर। सिलेबस को हम बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसका पूरा सेट परफॉर्मा है कि ये आपको करना है, आप घर जाके भी कर सकते हो। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी होती है जो अदर चीज़ें इसमें आ जाती है।
अब फीचर्स और क्वालिटीज़ क्या होती हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। इसमें जो टीचर जो होता है वो इंडिविजुअल अटेंशन देता है हर बच्चे को। जो उसका रिलेशन होता है वो कॉर्डियल रिलेशन होता है, हर बच्चे के साथ होता है। हर बच्चे को वो फ्लेक्सिबिलिटी, जो करिकुलम पढ़ा रहा है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है चीज़ों को। जो एम्फेसिस जोर दिया जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग में की मदद से काम करें। लर्निंग बाय डूइंग अभी मैंने बताया था ना, VARK, यानी काइनेस्थेटिक वाले में आता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें उसकी खुद से मसल्स का यूज़ होगा, खुद से करेगा तो उसको लाइफ टाइम याद रहेगा कि मैंने ऐसा किया था। अब आता है एम्फेसिस रहता है प्रोसेस पे, लर्निंग के प्रोसेस पे, ना कि रिजल्ट और आउटकम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये हमें ध्यान नहीं रखना कि इसमें क्रैमिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, नंबर पे ध्यान नहीं दिया जाता। मेन ध्यान दिया जाता है कि उसको उस चीज़ का बच्चे को ज्ञान हो, क्या उसको समझ में आया या नहीं आया, क्या वो लाइफ लॉन्ग तक उसको समझ सकता है या नहीं समझ सकता। तो इसमें जो प्रोसेस हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, मेथड कैसा है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है, ना कि आउटकम पे ध्यान दिया जाता। तो लेकिन जो अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो रियलिटी में हम देखते हैं कि इस क्लास का इतने % रिजल्ट है, चाहे उन्होंने चीटिंग करी हो, रट्टा मारा हो, बाद में कुछ आता हो या ना आता हो, ठीक है। लेकिन टीचर की परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि उस क्लास के कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है, चाहे वो किसी भी मेथड से आई हो, चाहे उनकी क्रैमिंग से आई हो। लेकिन वहीं पे अगर और जबकि और लिखते ये हैं कि हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, तो आपको रियलिटी नहीं सोचनी है। आपको ये क्वेश्चन पे टिक करते हुए अगर आप बैठ के पेपर दे रहे हो सीटेट का या किसी का, तो आपको ये देखना है कि लिखा क्या है, ठीक है। रियलिटी पे आप ध्यान मत देना। अब इसमें है मेक एम्फेसिस करते हैं हम लर्निंग पे। यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ना कि टीचिंग पे जोर दिया जाता। चाइल्ड सेंटर्ड में जो टीचर है वो बिलीव करता है टीचर कि बच्चा जो है खुद करके सीखेगा, लेक्चर पे ध्यान नहीं देना। और जो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बच्चे को पहले से ज्ञान है सारी चीज़ों का, बस उसको क्या करना है, हमें गाइड करना है और वो अपनी नई नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद से करेगा। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू टीचिंग जब क्या होता है, जिसके अंदर बच्चा, जो टीचर है बच्चे को क्या दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी लर्निंग का कंस्ट्रक्शन खुद करो। आप खुद से बताओ, मैं आज कुछ पढ़ाने जा रही हूँ तो मैंने पूछा कि किस बच्चे को इसके बारे में पता है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें पहले से पता होता है, कुछ ट्यूशन जाते हैं या किसी ने सोशल मीडिया पे देखा होता है, कई जो सोर्सेज होते हैं, किसी ने अपने पेरेंट्स से समझा होता है, तो वो उसको पहले मौका दो, वो अपना बताएगा और उसके थ्रू जो बाकी अदर बच्चे होते हैं उन्हें भी उस चीज़ों के बारे में पता होता है। क्योंकि जो भी हमारा करिकुलम तैयार किया जाता है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होता है और उसमें ये माना जाता है कि ये चीज़ें तो उसे पता होगी, तो हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज से हमें क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। तो आधी चीज़ें तो बच्चों को खुद पता होती है और टीचर को मौका देना है कि वो बताए और कंस्ट्रक्शन करे नॉलेज का। इसके अंदर जो टीचर जो है वो ट्रेडिशनल रोल को फॉलो नहीं करता, बल्कि बच्चों को चांस देता है कि आप जो है करो। अब इसमें अब आ जाता है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का कैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है हम किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए। इसमें हम बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ कराते हैं। हम बच्चों को इंक्वायरी अप्रोच दे सकते कि वो इंक्वायर करके पूछ के सीखे, क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अंदर बच्चे अपने क्रिएटिव क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। अलग अलग उनके WH फैमिली वाले वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। रोल प्ले करके देखते हैं तो उन्हें भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, याद रहता है। ग्रुप में डिस्कशन कराना, डिबेट कराना, प्रोजेक्ट मेथड देना, मॉडल बनाने के लिए देना, कलेक्शन के लिए देना कि आपको सर्वे करना है, गली में जाओ अपनी सर्वे करके आओ, ठीक है, कि वो
कि आप क्या कहते हैं किस चीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है, कौन सी, जैसे आपको देखना है कि आप विदेशी वस्तुओं का यूज़ करते हो या स्वदेशी का यूज़ करते हो, आप उनको एक दे सकते हो कि आप अपनी गली में सर्वे करके आओ। तो ये सब क्या कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं। फील्ड ट्रिप पे लेके जाना, एक्सकर्शन के मेथड हैं, एजुकेशनल टूर पे लेके जाना है, एक्सपेरिमेंट कराना, क्विज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे उनको कंस्ट्रक्शन का मौका मिलता है। अब आ जाता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल है कि वो बच्चों को गाइड करे, बच्चों को गाइड करे, ठीक है। वो फैसिलिटेटर है, वो एक हेल्पर है, वो एक स्काफ होल्डर है। मान लो ये सारे वर्ड्स एक साथ दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4 करके दे दिया, एक में गाइडर लिख दिया, फैसिलिटेटर, स्काफ होल्डर, हेल्पर। तो आपको टिक करना पड़ेगा फैसिलिटेटर पे, क्योंकि जो मेन उसमें लिया गया है ऑफिशियली वो फैसिलिटेटर की, टीचर का रोल बताया कि वो एक फैसिलिटेटर है। वैसे ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो स्पेसिफिक अलग अलग से पूछा ना जाए तो। अब इसमें है कि जो टीचर एक सेज होता है, रोल फ्रॉम सेज टू स्टेज। इसका मतलब है कि उसे एक उपदेशक के तौर पे काम नहीं करना, बल्कि मंच पे जाकर बच्चों के साथ मिलके काम करना है। सेज की तरह काम नहीं करना, सिर्फ ये नहीं है कि भाषण देता रहे, बल्कि अगर बच्चे मंच पे हैं, मतलब है ये स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज पर बच्चे हैं सारे के सारे, तो टीचर ये नहीं है कि भाषण देता रहे दूर से खड़ा होके, बल्कि टीचर को स्टेज पे जाना है और बच्चों के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में उनका साथ देना है। तो अब है स्काफ फोल्डिंग की थ्योरी जो वाइगोट्स्की ने लिखी थी। टीचर एक मोटिवेटर होता है, एक रीइंफोर्सर होता है जिसको स्किनर ने कहा था, एक मैनेजर होता है। तो ये सब जो है टीचर के रोल होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन टिक करने की बारी आती है, अगर कोई भी आंसर जो है आप कैसे टिक करोगे? आंसर जो होंगे आपको ये देखना है कि जिसमें टीचर के बारे में अगर बोला जा रहा है तो वो आंसर आप कभी टिक नहीं करोगे। आपको हमेशा वो वाले ऑप्शन पे टिक करना है जिसके अंदर स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में ध्यान दिया जाता है, कि जिसमें बच्चा खुद से करके सीख रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर हमेशा बच्चों के अकॉर्डिंग, एक बच्चा समझ के आपको आंसर देने हैं कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं इसमें से अगर जो है मुझे क्या चीज़ पसंद आएगी, तो इसमें आपको ये देखकर हमेशा आंसर करने हैं। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो स्टडी थी सबसे पहले गैल्टन ने की थी। अब है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितने टाइप की होती है। तो एजुकेशन के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है पूरी प्लान्ड वे में होती है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है उसकी, वो रिजिड होती है, रेगुलर होती है, और इसमें एजुकेशन भी रेगुलर दी जाती है। रिजिड होती है मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसका मतलब है जैसे जहाँ पे भी आपका प्रॉपर टाइम टेबल सेट हो रखा है, ठीक है, वो टाइम टेबल है, एक सिलेबस है, टीचर रोज आ रहा है, स्टूडेंट रोज आ रहे हैं, ये एक प्रॉपर प्लानिंग में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर टाइमिंग सेट है कि इस टाइम तक होगी, आज ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आज ये वाला पढ़ाया जाएगा, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो या आप किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। कोचिंग सेंटर पे जितने खुले हुए हैं उनका क्या होता है, पूरा सिलेबस होता है, पूरी रेगुलर वे में क्लास होती है, टाइम टेबल होता है, फीस ली जाती है, तो वो क्या होता है, रिजिड होता है, जिसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो ये होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो अनप्लैन्ड वे में होती है। कोई भी पर्सन कभी भी कुछ भी जिसने सीखा बिना प्लानिंग के, वही हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है स्पेसिफिक, ये पूरी फ्लेक्सिबल होती है, ये जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे कोई एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी फैमिली से कुछ सीखा, अपने दोस्त से सीखा, चलते चलते सड़क पे कुछ सीख लिया, अपने कहते फ़ोन से कुछ सीख लिया, कहीं मंदिर में जाते हुए सीख लिया, क्लब में सीख लिया, ठीक है, मेट्रो में, कहीं पे लाइब्रेरी में, कुछ भी आपने कहीं पे भी सीखा जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं था, तो वही आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अब एक आ जाती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में।
इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इंडिया, इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ये फ्लेक्सिबल होती है, ना तो ये फ्लेक्सिबल होती है और ना ही रिजिड होती, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा रिजिड है। इसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे आप सब क्या है ओपन में एडमिशन लेते हैं 12वीं के बाद, बहुत सारे बच्चों ने लिया होगा डिस्टेंस एजुकेशन से या ओपन से, तो आपने क्या है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आपको रोज़ जाना नहीं पड़ रहा था, आपका कोई टाइम टेबल सेट नहीं था, लेकिन उसके अंदर रिजिड नहीं थी वो इतनी, लेकिन आपको क्या है पेपर देने तो जाना ही पड़ रहा है जिससे कि आपको पास होना है। तो इसमें क्या होता है, ना तो ये फ्लेक्सिबल होती ना ये रिजिड होती, ये हमारे जो देश की नीड इंडिया में सबसे ज़्यादा फुलफ़िल यही करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम हर किसी को रेगुलर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते, या जो लोगों के घर की कंडीशन अलग अलग होती है तो वहाँ पे इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मदद से वो क्या अर्निंग भी कर सकते हैं और साथ साथ वो स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये होती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें जो लंदन यूनिवर्सिटी है, जो इज़ द फर्स्ट ओपन स्कूल, ये पहला ओपन स्कूल जो है लंदन यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो लंदन यूनिवर्सिटी में ओपन हुआ था। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे पहला ओपन हुआ था आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में। तो ये होता है इंडिया में अगर पूछा फर्स्ट तो आंध्रा है, वर्ल्ड में पूछेंगे तो लंदन यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर हमने पूछा कि सबसे ज़्यादा जो है वैरायटी ऑफ कोर्सेज की अलग अलग कोर्स जो है मैक्सिमम नंबर में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम कहेंगे इग्नू, क्योंकि एक इग्नू इंडिया में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो एडमिशन लेते हैं और इसमें वैरायटीज़ जो होती है कोर्सेज की बहुत ज़्यादा होती है। और यही एक क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ये एक पार्ट है। तो अब एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो एट प्रेजेंट में वो है हमारी इग्नू। अब हम वाई डू वी कॉल द नॉन फॉर्मल एजुकेशन गुड, गुड क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं और ये हमारे देश की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। अब संस्कृति जो होती है वो स्टेबल होती है। अब संस्कृति क्या होती है, संस्कृति हमारे जो है ना बिहेवियर को दर्शाती है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो स्कूल होते हैं वो हमारे जो संस्कृति को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। संस्कृति मतलब कि हमारे देश का कल्चर कैसा है और कैसे हम कि हमारे व्यवहार करने का तरीका कैसा है, ठीक है। यहाँ पे कि जैसे अगर हम क्या कहते हैं नमस्ते करते हैं, वहीं पे फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वो हैंडशेक करते हैं, कोई हक करते हैं। तो हर देश की संस्कृति का अलग अलग चीज़ें होती हैं और जो स्कूल होते हैं वो उसको आगे लेकर जाते हैं। अब आ जाता है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। राइट टू एजुकेशन 2009 की बात कर लेते हैं हम इसके अंदर, और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हम नेक्स्ट में करेंगे वीडियो में। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, 2009 में बताया था। अब इसमें दो वर्ड आ जाते हैं, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, लेकिन मेरे में एप्टीट्यूड नहीं है, मेरे में योग्यता ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन चाहती हूं मैं कि मेरी चाहत दूसरी है लेकिन मेरी उसके अंदर योग्यता नहीं है। जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है, वो मेरा इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे बस की नहीं है कि मैं किसी के सामने कुछ बोल भी पाऊँ, ठीक है, या कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, मेरे को हेजिटेशन होती है, मेरे को खुद डर लगता है। तो ये सब चीज़ें में मेरे में योग्यता ही नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है। तो एक सक्सेसफुल इंसान वही बन पाएगा जिसके अंदर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होगा। जैसे आपका ये टेस्ट लिया जाता है सीटेट का, उससे पता चलता है कि आप इंटरेस्ट तो है आपका कि आप टीचर बनना चाहते हो, लेकिन जो सीटेट का पेपर होता है ये आपकी योग्यता बता देता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो। तो स्टार्टिंग में ही आपकी
छटनी हो जाती है डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने से पहले कि आप में वो योग्यता है या नहीं है टीचर बनने की। या आपने देखा होगा क्लैट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये अलग अलग फील्ड के एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको लॉयर बनना है तो क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें पता चल जाएगा कि आप बनने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, इंटरेस्ट तो मान लो आपका है लेकिन लायक हो, तो अगर आप उतने नंबर ले आते हो तब आपको कहा जाता है कि हाँ आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो और आपको भविष्य में सक्सेस मिलेगी। नीट का एग्ज़ाम है, नीट का दिया आपने, ठीक है, AIEEE का दिया, जो भी एग्ज़ाम दिया ये इसलिए लिए जाते हैं। अब राइट टू एजुकेशन देख लेते हैं कि इसका जो बिल पहले देख लेते हैं कि 2002 में क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, वो पास हुआ, जिसके अंदर ये था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है पहली से 8वीं तक। हालांकि अब पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो नया स्ट्रक्चर जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो और प्राइमरी बोला जाता है जिसमें 1st to 5th तक होता है, अपर प्राइमरी होता है 6 to 8 तक होता है, और प्री प्राइमरी, नर्सरी, KG जो और ECCE जो होते हैं वो 3 to 6 ईयर में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास से पहले जो होते हैं। अब आपको कैसे याद रखना है कि पहले जो शिक्षा का अधिकार है आपका 8th क्लास तक, RTE 2009 के अनुसार। अब तो 12वीं तक हो गया है आपका अधिकार, लेकिन अगर हम 2009 की बात करें तो ये अधिकार आपका 8th क्लास तक था कि हर 8वीं क्लास तक के बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो 8वीं क्लास तक के बच्चे क्या बोले जाते हैं, पहली से 8वीं 6 से 14 साल के बच्चे। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो 1st to 8th में आएंगे, प्राइमरी में आएंगे 6 से 11 साल के बच्चे। और बच्चों का एडमिशन इसके अंदर उनकी एज के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ना कि ये देखकर कि उन्हें कितना आता है। अगर बच्चा 6 साल का है, चाहे उसको ABCD भी ना आती हो, कुछ ना आता हो, बेसिक भी, आप उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में ही दोगे। अगर बच्चा जो है 14 साल का है, चाहे उसे टेबल भी ना आता हो 2 का, लेकिन आप उसका एडमिशन किस में लोगे, 8th क्लास में ही लोगे। तो आपको जो एडमिशन देना है इसमें बच्चे को उसकी उम्र के अकॉर्डिंग देना है। तो ये आपको एज याद रखनी पड़ेगी। अब जो है फंडामेंटल राइट जो है इसका 1st to 8 तक का है। और पार्ट 3 जो था, पार्ट 3 का जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है, 12 से 35 तक लिखे हुए हैं आर्टिकल में। उसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 21A है, जो हमारे राइट टू लाइफ के बारे में बताता है, उसके अंदर एक A कॉलम जोड़ा गया, A फॉर एप्पल वाला, कि जिसके अंदर बताया गया शिक्षा के अधिकार के बारे में। अब इसके अंदर है कि आर्टिकल 51A और K और 11, ठीक है, आर्टिकल ये आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाई है पेरेंट्स की, या कोई भी वार्ड जिसके कोई भी उनका गार्जियन जिसके अंडर वो बच्चा रहता है, वो उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे का वो क्या है, नेबरहुड स्कूल में, जो भी उनके आसपास स्कूल है उसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे। ये जो है 2002 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अब आ जाता है कि RTE का एक्ट, जब कोई भी एक्ट पास हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो राइट बन गया था ये। अब 2002 में क्या हुआ, 9 में सॉरी, एक प्रोविज़न आया कि 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट ने एक प्रोविज़न दिया। फिर 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए थे। ये आपको डेट याद रखनी है कि प्रेसिडेंट ने साइन किए 26 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो 4 अगस्त को पार्लियामेंट में आया, 26 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन किया और 1 अप्रैल को इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी इसको हम 2009 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पास कब हुआ था, 2009 में हुआ था। अब इसके अंदर है कि कंपलसरी एडमिशन देना है हमें बच्चे को, 6 से 14 साल का बच्चा, उसको एडमिशन देना ही देना है। आप मना नहीं कर सकते बच्चे को एडमिशन देने से, चाहे बच्चा आपके पास अगर मान लो दिसंबर में भी आ गया ना कि
सेशन ख़त्म होने को और फिर भी बच्चा आ रहा है और कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, तो आपको उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते उसे। अब है ये थ्रू आउट द ईयर, इवन अगर वो फरवरी में भी आ रहा है ना और कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, मेरा एडमिशन लो, तो आपको उसकी उम्र देखनी है, जिस उम्र में है उस क्लास में आप उसका एडमिशन ले लो। अब इसमें है कि आप बच्चे को मना नहीं कर सकते, एडमिशन थ्रू आउट द ईयर चलते रहेंगे। एडमिशन हमेशा क्या है, शुड बी डन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, मान लो 6 साल का बच्चा फर्स्ट में, तो आप इसका डिफरेंस याद रखो 5। 7 साल का बच्चा सेकंड में, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5। तो आपको ऐसे करके याद रह जाएगा कि 8 साल का बच्चे का एडमिशन किस में लोगे, 3rd क्लास में, क्योंकि डिफरेंस क्या है 5। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब है ब्रिज कोर्स। अब ये आप बहाना नहीं बना सकते कि बच्चे को नहीं आता, आप उसका एडमिशन लो और उस बच्चे को ब्रिज कोर्स कराओ। ब्रिज कोर्स होता है कि जो उसकी नीड है, जो उसको बेसिक आना चाहिए, ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम उसे दो, इसके अंदर आप एक ब्रिज कोर्स तैयार करोगे, जो मिनिमम जो बेसिक उसको आने चाहिए चीज़ें आप उसको अलग से सिखाओगे, ठीक है। आपने मान लो बच्चे का 6ठी कक्षा में एडमिशन ले लिया, बेशक से उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ ना आता हो, तो आप उसको अलग से सिखाओगे, उस ब्रिज कोर्स के अंदर वो चीज़ें उसे सिखाई जाएंगी। इसके अंदर ब्रिज कोर्स तैयार किया जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या हम कह सकते हैं सेतु पाठ्यक्रम से तैयार करना। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि टीचर को 45 आवर्स जो है एक हफ्ते में 45 घंटे उसको काम करना है, ठीक है, यानी कि 6 दिन आएगा तो हर घंटे उसको 7.5 घंटे उसे पढ़ाना है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो हमारे स्कूल होते हैं वो 2 शिफ्ट में चलते हैं, तो इसलिए 2 शिफ्ट में हमारे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 2 शिफ्ट में स्कूल चलेंगे, तो इसलिए 7.5 घंटे एक दिन में टीचर नहीं पढ़ा पाता। हम सरकारी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन टीचर को कितना पढ़ाना है, 45 आवर्स पढ़ाने हैं। अब है कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो होना चाहिए कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, और 200 दिन कंपलसरी हैं कि स्कूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कि 365 में से 200 दिन स्कूल का होना कंपलसरी है, लगना। अब और जो बड़ी अपर प्राइमरी में एक टीचर और 35 बच्चों का रेशो रहेगा, और इसमें है 220 दिन बच्चे कंपलसरी स्कूल जाएंगे। जो 90% जो टीचर की वैकेंसी होगी, पोस्ट होगी, वो हमेशा फिल होनी चाहिए। 90% टीचर स्कूल में अवेलेबल होने ही होने चाहिए। अब इसमें टीचर जो है सिर्फ उसको टीचिंग के अलावा 3 अदर कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन 3 के अलावा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है कि कोई आपदा आ गई है, उसमें हम टीचर की मदद ले सकते हैं, या सेंसस कराना है, ठीक है, और इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो अब जैसे अभी कोरोना का टाइम आया तो बहुत सारे टीचर्स ने काम करने से मना कर दिया था, लेकिन उनको बताया गया कि आपको 3 ड्यूटी और करनी होती है, तो कोरोना को हमने डाला डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, कि जो हमारे देश में आपदा आई है उसका मैनेजमेंट में आपकी ज़रूरत है, तो आप इस वाले क्राइटेरिया में रहोगे। तो अब है प्राइवेट स्कूल है अगर कोई, तो प्राइवेट स्कूल में जो 25% बच्चे जो हैं उन्होंने EWS के लेने हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर वो क्या है गवर्नमेंट से अफिलेटेड है, तो वो मना नहीं कर सकता कि हम बच्चों का कि हम एडमिशन नहीं ले रहे, तो उन्हें गरीब बच्चों का 25% एडमिशन अपने स्कूल में लेना ही लेना है। अगर जो प्राइवेट स्कूल वाले इन गरीब बच्चों से, EWS बच्चों से अगर उन्होंने फीस ली, एडमिशन ले लिया, मान लो एडमिशन के बाद उनसे फीस ले रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा स्कूल वालों को, और तो अगर पहली बार उन्होंने फीस ली है तो 25,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार अगर मान लो 2 केस ऐसे मिल गए
कि दो बच्चे ऐसे मिल गए जिनसे फीस ली जा रही है EWS के नाम पे भी, तो उनको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो वो डोनेशन ले रहे हैं एडमिशन बच्चों का कराने के लिए कि आपको EWS की कैटेगरी में एडमिशन कराना है तो आप डोनेशन दे दो, तो डोनेशन जितना, मान लो किसी के पेरेंट्स ने 10,000 रुपये का डोनेशन दिया कि मेरे बच्चे का EWS में एडमिशन कर दो, तो स्कूल वालों को क्या करना पड़ेगा, उसका 10 गुना जो है वो उनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 1 लाख रुपए उन्हें बदले में देने पड़ेंगे, कितने भी लें उसका 10 टाइम्स उनको देना पड़ेगा। अब कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है वो नहीं चलेगा, जैसे गली गली में प्ले स्कूल और ये सब खोल के बैठ जाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं चलेगा। बच्चे का हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है। स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों पक्ष होने चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि करिकुलम में हमने 5 चीज़ें देखी थी और मैंने बताया था कि जो 2 चीज़ होती है, फर्स्ट एंड सेकंड जो होती है हमारी स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, यानी जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बुक्स हैं सारी, वो आ जाएगी, और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ आप करते हो वो सारी उसमें आएंगी। तो बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें करानी है। बच्चे को कोई भी आपको शारीरिक पनिशमेंट नहीं देनी, ठीक है, कोई भी आप उनको पनिशमेंट नहीं दोगे, और फ्रेंडली वे में आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब इसके अंदर जो है एक स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी होगी हर स्कूल में। इस कमेटी में 16 लोग होंगे। 16 लोग में से जो 12 जो होंगे वो पेरेंट्स होंगे, और 2 होंगे स्कूल के टीचर, 1 होगा प्रिंसिपल, और 1 होगा उस एरिया का कोई भी इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, कोई भी एक इलेक्टेड मेंबर होगा, वो होगा। और 12 पेरेंट्स में से कम मिनिमम जो है 6 मदर होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 6 औरतें मदर तो होनी ही होनी चाहिए 12 पेरेंट्स में। अगर कोई शिकायत है तो आप क्या जा सकते हो, नेशनल लेवल पे होती है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और दिल्ली में जाओगे तो यहाँ DCPCR होती है, जो आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल में भी आती हैं, गवर्नमेंट में भी जाती हैं, जहाँ पे जो बच्चों को बुला के क्या कहते हैं उनसे रीडिंग का टेस्ट लिया था, और जो रिपोर्ट आई थी अगर आपको याद हो तो आज से 2 साल पहले, कि बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता, 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं 5वीं क्लास के बच्चे। तो वो किन्होंने किया था, वो उन्होंने किया था DCPCR वाले आए थे दिल्ली में, और नेशनल लेवल पे होती है NCPCR। तो हर स्टेट की अपनी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होती है। अब जो चाइल्ड जो है मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है ग्रुप में। हम बोलते हैं कि बच्चों को ग्रुप में काम कराओ, लेकिन ग्रुप हमेशा हमें छोटे ग्रुप बनाने चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा बड़े ग्रुप बना दोगे तो उसमें बच्चा काम नहीं करता। अगर मान लो आपने 8-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो आपने खुद अपना ऑब्जर्व किया होगा, अपना याद करो आपके टाइम में क्या होता था कि उसमें से सिर्फ 3-4 लोग काम करते हैं, बाकी सारे ऐसे ही ऐश लेते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, और नंबर सबके बराबर लग जाते हैं, और ना उनको समझ आता कि उन्होंने ग्रुप में किया क्या है। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रुप बनाने 3 से 4 बच्चों का, सिर्फ छोटा सा ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के टीचर को हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है कि आपने उसमें क्या काम किया था। अगर प्रेजेंटेशन हो रही है तो हर बच्चा अपनी प्रेजेंटेशन देगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप बड़े ग्रुप बनाओगे तो आधे तो आराम फरमाते हैं, तो आपको बड़े ग्रुप नहीं बनाने, आपको छोटे ग्रुप बनाने हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए, और ऐसे एक्सपीरियंस कराने हैं जो इस वातावरण में वो रह रहा है उससे लिंक कराकर, और उसके डेली लाइफ से। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है जब एक पर्सन या चाइल्ड अपनी गिव्स हिज ओन रिस्पॉन्स इन अ न्यू एंड सेल्फ सेंट्रिक मैनर, कि अपने तरीके से, एक नए तरीके से वो दे रहा है, अपना भी है और साथ में कुछ उसमें इनोवेशन भी उसने किया है, वही क्रिएटिविटी है। ठीक है, मान लो टीचर ने एक सीनरी बना दी ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, और अब बोल दिया है सीनरी बना दी है भैया, सारे के सारे क्या करो, बनाओ सीनरी। अब उसमें से आपकी क्लास में से कुछ बच्चे होंगे जो डिट्टो आपकी तरह कॉपी कर लेंगे और दे देंगे, लेकिन इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने आपकी सीनरी तो देख ली, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ इनोवेशन किया, अपना कुछ डाला, बर्ड्स बना दिए, ट्रीज बना दिए, ठीक है, स्ट्रीम बना दिया। तो ये क्या है, जब हम अपना कुछ इनोवेशन
डाल देते हैं उसके अंदर, तो वही क्रिएटिविटी आती है। और इसमें क्रिएटिव पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप हर बार जब भी उनसे कुछ पूछोगे तो वो रट्टा हुआ चीज़ नहीं बताएंगे, वो कुछ नया आपको बताएंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है हमारी क्रिएटिविटी। अब आ जाता है इनोवेशन। क्या होता है इनोवेशन में? आएगा कि जब आप नई चीज़ कर रहे हो और वो नई चीज़ ओरिजिनल है, किसी की तरह नकल नहीं करी आपने, वो आपके खुद की ओरिजिनल है। और ऐसे इंसान में फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़ होते हैं कि जब भी आप बात करोगे वो आपको रटे हुए एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपकी कंडीशन को समझ के ऑन द स्पॉट जो एग्जाम्पल याद आ रहा है वो आपको हर बार नया देंगे। अब है कि आप किसी बच्चे को क्रिएटिव कैसे बना सकते हो। आप उसको क्रिएटिव बनाने के लिए आपको उसे क्या है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, उसकी योग्यता के इंटरेस्ट के अनुसार, तभी वो क्रिएटिव बनेगा। अगर मान लो मैडम स्ट्रिक्टली बोल दे कि भैया जैसी मैंने झोपड़ी बनाई है और 2 पेड़ बनाए हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं बनाओगे, सिर्फ यही बनाना है, अगर स्ट्रिक्टली ऐसे बोला तो सामने वाले बच्चे कभी भी क्रिएटिव नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको टीचर को फॉलो करना है। और वहीं आप अगर बोल दो कि आपको एक सीनरी बनानी है, उसमें हट होनी चाहिए, एक झोपड़ी होनी चाहिए, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो हर बच्चा अपनी मर्जी से अलग अलग सीनरी बनाएगा, तो उसमें वो अपनी सोच कंस्ट्रक्शन करेगा और उसमें क्रिएटिविटी उनकी आएगी। ये सिर्फ ड्राइंग की बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। म्यूजिक हो गया या कोई भी आप लेसन पढ़ा रहे हो, उसका आंसर रटे हुए की तरह मत लिखो, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके लिखो। इसलिए बोला जाता है कि आपके 10th और 12th के या कोई भी आप एग्ज़ाम रिटर्न देते हो हाई, तो उसमें बोला जाता है कि आप अपनी भाषा में लिखो। जो बच्चा अपनी भाषा में लिखता है उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, और जो गाइड की भाषा में लिख के आता है उसे नंबर कम मिलते हैं। अब है एनीथिंग रिलेटेड टू रोट लर्निंग, कोई भी जो रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग मतलब जो क्रैमिंग से रिलेटेड होती है, वो इफेक्टिव लर्निंग का पार्ट नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग हमेशा होनी चाहिए। कई बच्चे रट लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर होता कौन है। तो इसलिए लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो चीज़ होती क्या है। अब है होमोजीनस 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं अपनी क्लासरूम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग टीचर 2 प्रकार के ग्रुप बनाता है। एक ग्रुप होता है हमारा होमोजीनस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनस ग्रुप। होमोजीनस ग्रुप होता है जिसमें एक ही टाइप के बच्चे सारे होंगे, ठीक है। मान लो आपने एक ग्रुप बनाया जिसमें सारे बच्चे एक टाइप के ले लिया आपने, ठीक है, जिनको जैसे डांस कराना आपने, तो आपने 4 बच्चे छांटे, 4 बच्चों का ग्रुप बनाया और चारों को बहुत अच्छा डांस आता है, सारे के सारे बच्चे आपने एक में ले लिए। तो ये हो गया आपका होमोजीनस ग्रुप की जिनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है, वो उसका ग्रुप बना देना। या किसी को चारों में से किसी को कुछ नहीं आता, उनका एक ग्रुप बना दिया कि तुम 4 एक साथ हो, तो वो हो गया होमोजीनस। हेट्रोजीनस ग्रुप होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है सारी चीज़ों का, कि जिसको आता है डांस वो भी होगा, जिसको नहीं आता वो भी होगा, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी होगा। तो हर एक चीज़ का जो कॉम्बिनेशन बना के ऐसे ही सारा मिक्सचर ले लिया जाता है, वो होता है हमारा हेट्रोजीनस ग्रुप। अपनी क्लासरूम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के ग्रुप बनाए जाते हैं। जब टीचर जो होती है ग्रुप बनाती है क्लास में, तो वो दिस एजुकेशन बिकम इंडिविजुअलाइज एंड चाइल्ड सेंटर्ड और डिफरेंशिएटेड। अब है हमें ग्रुप क्या है, स्मॉल बनाने चाहिए, ठीक है। होमोजीनस मैंने बता दिया, जिसमें एबिलिटी क्या है, सेम है, कैपेसिटी सेम है, इंटरेस्ट सेम है हर चीज़ों का। जो टीचर जो है, और ऐसे ग्रुप को है ना जो टीचर ही पढ़ाती है। अगर टीचर ने एक जनरली जो है टीचर ही पढ़ाएगी होमोजीनस ग्रुप में, ऐसा माना जाता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मान लो आपकी क्लास के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, बाकी पूरी क्लास को आता है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि उन 4 बच्चों के लिए आप बार बार मल्टीप्लिकेशन पूरी क्लास को कराओगे, तो अदर बच्चे जो हैं वो क्या है, वो परेशान हो जाएंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपने क्या किया, 4 बच्चों का ग्रुप बनाया, उनको अलग से लेके बैठे हो एक्स्ट्रा टाइम में, और आप उनको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो। तो ये चारों बच्चे कैसे थे, जिन्हें
नहीं आता था, तो उनको कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रुप बना सकते हैं। अब अगर आपको कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे ना कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं कर पाते। कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चारों को ही नहीं आता। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है हमारे हेट्रोजीनस ग्रुप में, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें एक बच्चे को आता है, एक को नहीं आता, तो वो क्या करेगा, जिसको आता है वो दूसरे को सिखाएगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे। कई बार आपने देखा है कि मैडम कुछ पढ़ाती है, आपको नहीं समझ आता, लेकिन जब आपके दोस्त ने आपको समझाया तो आपको वो समझ में आ गया। तो ये क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग अगर करानी है तो हमें हेट्रोजीनस ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसमें हेट्रोजीनस कोऑपरेटिव लर्निंग के पर्पज से बनाया होता है। इसमें बस टीचर दूर से देखती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, पीयर लर्निंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, मिक्सचर होता है ये सभी बच्चों का। अब आ जाता है सोशलाइजेशन। क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है, जितने भी प्रैग्मेटिज्म लोग हैं वो बोलते हैं कि जो एजुकेशन का मेन पर्पस है सोशलाइजेशन, कि हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो किस लिए पढ़ रहे हैं? सोशलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम जो है सोशलाइजेशन कर सके। मेन पर्पस जो है एजुकेशन का है वो सोशलाइजेशन करना है। तो इसके जो एक जॉन डीवी थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्या कहते हैं, सोशलिस्ट प्रैग्मेटिज्म है, जिन्होंने मेन फोकस दिया है कि आप बच्चे को क्या करना है, सोशल बनाना है। उन्हें प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाओ, उन्हें ग्रुप में पढ़ाओ, तभी वो सोशल बनेंगे, क्योंकि एट लास्ट आपको सोसाइटी में जाके ही रहना है। जैसे आपको पता होगा कि तो इसमें क्या है, जॉन डीवी ने बोला। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले बोला कि जो क्या एग्जांपल दे रहे थे हम, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों आई है हमारे देश में दोबारा से। पहले जो स्पेशल बच्चे जो थे उनको अलग पढ़ाया जाता था। स्पेशल बच्चे मतलब किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई हैंडीकैप है। ठीक है, अब ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हम, सिर्फ स्पेशल चाइल्ड यूज़ करते हैं। कोई देख नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, या जिसका IQ कम है, इन सब बच्चों का अलग स्कूल होता था। ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चे होते थे, जिनका IQ सेम है, एवरेज बच्चे हैं, उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो जब हमने बाद में देखा कि दोनों ने 12वीं कर ली और एंड में इन दोनों को आके क्या रहना है, एक ही सोसाइटी में रहना है। तो एक ही सोसाइटी में रहना है, तो ये जो एवरेज वाले बच्चे थे ना, जो नॉर्मल स्कूल में पढ़े थे, वो इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनको घृणा की दृष्टि से देखते थे कि ये कुछ अजूबे हैं, इनमें कोई कमी है। इसलिए वो क्या करा, उन्होंने फिर सरकार ने जब ये सब चीज़ें नोटिस करी, साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें नोटिस करी, तो उन्होंने अलग स्कूल का कॉन्सेप्ट बंद किया। तो हमारा एक स्कूल बनाया जो है हमारा इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जिसके अंदर हर टाइप के बच्चे पढ़ेंगे। नॉर्मल बच्चा भी पढ़ेगा, स्पेशल बच्चा भी पढ़ेगा। स्पेशल में चाहे वो ब्लाइंड हो, ठीक है, उसको चलने में दिक्कत हो, ये सब पढ़ेंगे। और ऐसा जब देखा गया, जब कोई बच्चे को पैरों से चलने में दिक्कत है लेकिन वो रोज स्कूल आ रहा है, तो यानी उसके दोस्त बन रहे हैं, तो नॉर्मल चाइल्ड क्या है, उसको पकड़ के उसका बैग क्लास में छोड़ के आ रहा है या उसकी मदद कर रहा है। तो उनमें क्या है, हर बच्चे में एक दूसरे के लिए फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। और जब सारे मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, तो जब वो बाहर निकलेंगे स्कूल टाइम पूरा करने के बाद, तो वो एक सोशल प्राणी होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसलिए हम इंक्लूसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डीपली इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कि मैन जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है, उसे सोसाइटी में रहना है। सोशलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच वी एक्वायर, जिससे हम सोशल वैल्यू सीखते हैं, हम बिलीव सीखते हैं, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको फुलफिल करना होता है। सोशलाइजेशन में हम लर्निंग करते हैं, एक्वायर करते हैं, हम कल्चर के बारे में सीखते हैं, हम स्किल्स के बारे में सीखते हैं, हम अपनी सोसाइटी के नियमों के बारे में सीखते हैं। ये सब हमें किससे सीखते हैं, सोशलाइजेशन से सीखते हैं।
तो सोशलाइजेशन में हम लर्न करते हैं कस्टम क्या है, हमारे रिवाज क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या है। अब है और अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अडेप्ट करना है अपना सोशल एनवायरनमेंट और एडजस्ट करना है। इन दोनों को जब हम कर लेते हैं तो हम सोशल प्राणी बन जाते हैं, सोशल एनिमल बन जाते हैं। अगर आपके सोसाइटी में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे पहले होता था चाइल्ड मैरिज होती थी, ठीक है, काफ़ी सारी जो हमारी जो कुरीतियाँ थी उनको हमें सोसाइटी में रह के ही ख़त्म करना है, लेकिन हमें एडेप्शन और एडजस्टमेंट इन सब चीज़ों को भी लेके चलना होता है। तो अब सोशल एजेंसीज कौन सी होती हैं? तो सोशल में सबसे पहले आ जाते हैं हमारा परिवार, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही क्या है अपने परिवार के अंदर होता है। आपकी कम्युनिटी है, फैमिली है, आपकी कम्युनिटी है, आपका पीयर ग्रुप है, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो आप, कहीं भी इस क्लब आपने कोई ज्वाइन कर रखा है, सोशल लाइब्रेरी होती है, टेंपल है, रिलीजियस प्लेस है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वहीं आपका सोशलाइजेशन होगा। अब एक चीज़ आ जाती है क्लब क्या होता है? क्लब होता है जिसमें सेम इंटरेस्ट के लोग जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो एक स्टडी क्लब भी होता है कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो वहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, उनका बना दिया क्लब, स्टडी क्लब हो गया। अगर आपको डांस का शौक है तो डांस का एक क्लब बना दिया। अगर आपको मान लो कि लोगों की मदद का शौक है, जिसके अंदर जैसे मान लो आप बूढ़ों की सेवा करना चाहते हो, तो वहाँ पे सारे वैसे लोग आ रहे हैं, वो क्लब बना दिया। तो क्लब होता है जिसमें सेम इंटरेस्ट के लोग एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, वो क्लब होता है। लेकिन हमारा जो क्लब का नाम सुनते ही हम डेफिनेशन उसकी दूसरी ले लेते हैं। तो अब इसमें आ जाता है हमारा कि प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या होती है। प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है ऐसी लर्निंग जहाँ पे स्टूडेंट को उसकी जो रिक्वायरमेंट है लर्निंग की वो फुलफिल हो रही है, वही प्रोग्रेसिव लर्निंग है। मान लो आज के टाइम पे कोरोना का टाइम है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास फ़ोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए। तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव लर्निंग, जहाँ पे मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी और जहाँ मैं लर्निंग अच्छे से कर पाऊँगी। प्रोजेक्टर है मेरी क्लास में, बोर्ड है, सारी चीज़ें, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, हर चीज़ मुझे मिल पा रही है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो ये मेरी है प्रोग्रेसिव लर्निंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जैसा समय होगा वैसी प्रोग्रेसिव लर्निंग आती रहेगी। अब है इसके अंदर जो फॉर्मल में, जैसे अगर आपको करना है सोशलाइजेशन, फॉर्मल में होगा, स्कूल में होता है आपका, स्कूल की लाइब्रेरी में होगा, ठीक है, कहीं इंस्टीट्यूट में होगा जहाँ पे पूरा रिजिड स्ट्रक्चर है। जो जॉन ड्यूवी ने बोला था कि स्कूल एक सब सोसाइटी है, सब सोशल सिस्टम की, कि सब सोसाइटी है मतलब कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर जेंडर का बच्चा मिलेगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, न्यूट्रल जेंडर हो, ठीक है। यहाँ पे हर कास्ट का बच्चा आएगा, हर धर्म का बच्चा आएगा। तो स्कूल जो होता है एक सब सोसाइटी होती है, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे मिक्सचर होता है हर जो सोसाइटी का। तो ये स्कूल अब है। स्कूल में हम क्या होता है, हम गार्जियन होता है और हमारी संस्कृति और कल्चर का ट्रांसफ़र भी स्कूल की मदद से होता है। स्कूल खाली नर्चर नहीं करता कल्चर को, बल्कि इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी कौन करता है? स्कूल करता है। स्कूल की मदद से ही हमें सब कुछ पता चलता है। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं, कौन से लर्नर हैं जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहेंगे। तो इसमें आ जाता है, इनको हम डिसएडवांटेज्ड लर्नर भी बोलते हैं। जब कोई बच्चा, ठीक है, पहली बार जाता है स्कूल में, मान लो आप अपने पूरे जो है खानदान के पहले हो जो स्कूल में गए हो, तो आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने स्कूल नहीं देखा, वो स्कूल कभी गए नहीं। जो पेरेंट्स थे, ग्रैंडफादर्स थे हमारे, उन्होंने भी कोई स्कूल नहीं देखा, स्कूल में नहीं पढ़े, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं देखा। तो आप अपनी जनरेशन में पहले हो जो स्कूल में गए हो, तो आपको क्या होगा, आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहलाए जाओगे। लेकिन स्कूल में जाकर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। वो क्या है, आप दो बच्चे देखिए, एक है बच्चा ए
और एक है बच्चा बी। जो एक है तो अब इसके पेरेंट्स जो है स्कूल गए हैं, एजुकेटेड हैं। अब कोई भी टीचर होमवर्क देती है, कोई काम देती है तो इसके पेरेंट्स समझ जाते हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यही बच्चा बी है, उसके पेरेंट्स नहीं गए, उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई भी गया नहीं हुआ, वो पहला बच्चा है जो स्कूल में जो देखा है। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ भी लिखा होता है, उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ऐसे में जो बी बच्चा है उसको होमवर्क करने में दिक्कत होगी, उसको चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो स्कूल में अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है तो बाकी के घंटे वो अपने घर पे रहता है, तो वहाँ पे उसको समझने के लिए उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो बी की जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, डाउन होगी, और उसको वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो अब इन बच्चों के लिए ये इसलिए इनको डिसएडवांटेज होती है। जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि जो है आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आरक्षण में आप देखोगे वो क्यों मिलता है, क्योंकि इसलिए मिलता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो अदर ग्रुप्स के, वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स वो बच्चे पहली बार स्कूल गए हैं, उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो वो उन बच्चों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो बच्चा है पिछड़ जाता है। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, तो इसलिए उन्हें कुछ नंबर्स में रिलैक्सेशन दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि जिससे कि वो क्या है, कुछ बन पाए, वो बनेंगे तो उनकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो उनको आगे पढ़ा पाएंगे। या एक बच्चा है, मान लो उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके पास वेल्थ भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो उसके अंदर बच्चे के पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं, उसको जो भी चीज़ें चाहिए, नई टेक्निक, पैसे, हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, सब कुछ उसे समझ में आ रहा है। वहीं दूसरा बच्चा है, उसके पेरेंट्स मजदूर हैं, अब ना पेरेंट्स पढ़े लिखे, ना उनके पास पैसे हैं, ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चे पे ध्यान दे, क्योंकि वो पूरे दिन मजदूरी का काम करते हैं। और ऐसे में बच्चा भी क्या करता है, वो घर जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता, वो अपना खाना भी खुद बना रहा है, या वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, मजदूरी कर रहा है साथ में, बेशक से बैन हो लेकिन फिर भी बच्चे मजदूरी करते हैं, तो कर रहा है, वो घर का काम कर रहा है, या पेरेंट्स चले गए, घर का सारा काम करता है, तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में बच्चों, टीचर का क्या रोल होता है, तो सबसे पहले आगे आपको फर्स्ट जनरेशन लर्नर समझ में, ये लर्नर होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड होम, इनके घर डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये पहले पर्सन होते हैं अपनी जनरेशन के जो पढ़ने आते हैं। इनके पेरेंट्स जो होते हैं एलिमेंट्री होल्डर भी नहीं होते। एलिमेंट्री होल्डर मतलब पहली से 8वीं तक भी इन्होंने कक्षा में पढ़े नहीं होते, इनको 8वीं तक का भी कुछ ज्ञान नहीं होता। अब इनको प्रॉब्लम आती है भाषा में, इनकी भाषा ऐसी होती है, इन्हें तमीज़ नहीं होती बात करने की, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे गाली दे के बात करते हैं, जहाँ पे तू कह के बात करते हैं, या उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। तो अब क्योंकि वो उनके घर से कोई गया नहीं है, तो जब वो क्लास में आएंगे तो आप देखोगे तो आपको टीचर होने के नाते उनको प्यार से समझाना, उनकी दिक्कत को पहले समझना है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती है, हर छोटी छोटी बात पे मारने लगते हैं। ये क्या अब आता है इसमें, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से कुछ टीचर तो समझ जाते हैं कि बच्चे में के घर में दिक्कत है, हमें उसे सुधारना है, लेकिन कई टीचर जो है नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं इन बच्चों की तरफ, वो उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो उनको छोड़ देते हैं कि अपने आप करेंगे जो करेंगे। तो टीचर अपना एटीट्यूड नेगेटिव रख लेता है, ये इनको दिक्कत आती है। इनको आउटसाइड वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, क्योंकि उनकी दुनिया सीमित होती है, दायरा सीमित होता है कि अगर मैं एक स्लम एरिया में रह रही हूँ तो मेरी सिर्फ दुनिया है कि मुझे आज खाना मिल जाए, या मेरे जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी मेरी तरह ही होंगे, वो भी कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, वो भी तो अब वो क्या है, मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो मुझे उन्हीं चीज़ों में मेरी दुनिया है, ठीक है। तो इनको एक्सपीरियंस आउटसाइड वर्ल्ड का पता ही नहीं होगा कि मेरे एरिया से बाहर भी कुछ चीज़ है, कोई देश है,
ये सब उन्हें नहीं पता होता। उनका जो सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता है बहुत बैड होता है और नेगेटिव होता है। कल्चर में इनमें इनके जो एरिया में क्या होगी, इनमें कुरीतियाँ होती हैं बहुत सारी, ठीक है। कईयों को बीमारी लग जाती है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत बैड है, नेगेटिव है, ठीक है। छोटी छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती है। तो ये सब भी इन्हें देखने को मिलता है कि अल्कोहलिक इनका एनवायरनमेंट होता है, कि लोग क्या करते हैं, उनके जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, ड्रिंक करके फादर आते हैं, भाई आते हैं, वो फीमेल को पिटाई करते हैं। तो जो चीज़ें वो देखते हैं वही चीज़ें वो आगे करते हैं। और इसमें इनको प्रॉब्लम होती है इंडिपेंडेंट लर्निंग में, क्योंकि उनको बाकी 5 घंटे के बाद अपने घर पे ही रहना है। तो वहाँ पर वो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। वो ट्यूशन भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास अपनी ज़रूरत पूरे करने के ही पैसे नहीं है, तो वो ट्यूशन कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस उनके फेस करने पड़ते हैं। अब है तो अब यहाँ पे आ जाता है चाइल्ड लिटरेचर। क्या होता है चाइल्ड लिटरेचर? होता है 8 से 14 साल के 8 to 7 ईयर्स स्टूडेंट, कि 8 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड लिटरेचर दिया जाता है पढ़ने के लिए। चाइल्ड लिटरेचर में जो उनकी बुक्स है उसके अलावा जो बुक्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए, जिससे कि बच्चे में रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो रीडिंग के लिए, तो वही क्या होता है चाइल्ड लिटरेचर होता है। तो इसमें ये तीसरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को ये प्रोवाइड कराना शुरू होता है। इसमें अलग अलग स्टोरी होती है, प्लेज होते हैं, एक्ट्स होते हैं, एस्से है, ऑटोबायोग्राफी है, राइम्स है, लेटर है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे आप लोग नोवेल पढ़ते होंगे, जब आप नोवेल पढ़ना शुरू करते हो चाहे, तो आप जब तक उसको पूरा नहीं पढ़ लेते आप लगे रहते हो, चाहे उसके 200 पेजेस हो, 500 पेजेस हो, क्योंकि आप में इंटरेस्ट रहता है कि आगे क्या होगा। तो ऐसे ही जो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं हम इस लिटरेचर में भी, जो बच्चे इंटरेस्ट लें पढ़ने में, इसमें क्या होगा जब वो पढ़ेंगे तो उनकी लैंग्वेज की स्किल्स बेटर होगी, उनकी वोकैब एनहांस होगी, चाइल्ड जो है क्रिएटिव बनेगा, उसको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, वो लिटरेरी पर्सन बनेगा फ्यूचर में, और उसकी मोरल वैल्यूज़ और कैरेक्टर जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें मोरल, जो भी बच्चों की चीज़ें बनाई जाती है उसमें लास्ट में उन्हें एक लेसन सीखने को मिलता है, एक मोरल वैल्यू सीखने को मिलती है। अब आ जाता है एक वर्ड आ जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लेस, इंसिडेंट, कुछ भी चीज़ जिसको देखते ही मैं एक प्रतिक्रिया देती हूँ, एक रिस्पॉन्स देती हूँ, वही मेरे लिए स्टिमुलस है। जैसे अगर छिपकली है, लिजार्ड है, ठीक है, और उसको देखते ही मैंने क्या रिएक्शन दिया? डर का। तो अब लिजार्ड ने क्या काम किया? लिजार्ड मेरे लिए स्टिमुलस है और मैंने जो डर दिखाया वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स है। अगर मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने डोमिनोज़ देखा, डोमिनोज़ को देखते ही मेरे मुंह में क्या आ गया? मेरे मुंह में सलाइवा आ गया। तो ये क्या है? डोमिनोज़ क्या है? हमारा स्टिमुलस है, सलाइवा क्या है? हमारा रिस्पॉन्स है। तो कोई भी चीज़, और हर इंसान के लिए स्टिमुलस अलग होता है, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ पे अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर हम रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज़ पे, तो वो चीज़ मेरे लिए स्टिमुलस बन जाएगी। अब इसमें आता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें स्टिमुलस लैंग्वेज और कम से कम 5 साल का बच्चा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो अब स्टिमुलस होना चाहिए, वो चीज़ मुझे पसंद आनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, और कम से कम एज होनी चाहिए 5 साल। सेल्फ स्टडी जो होती है बेस्ट होती है स्टूडेंट के लिए, और टीचर को बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करे, जिससे कि उनके अंदर क्या है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो सके, उन्हें चांस मिल सके। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है? एवरीथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ भी चीज़ जिसको मुझे समझना है वही कॉन्सेप्ट लर्निंग है। अब मान लो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मोटिवेशन क्या है, या मुझे ये नहीं समझ में आया कि एप्पल क्या होता है। अब मैंने समझ लिया कि एप्पल एक फ्रूट होता है, उसका कलर ऐसा होता है, सामने मैंने देख भी लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, तो क्या हो गया? मेरी कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई।
तो कोई भी चीज़ जिसको आप समझ लेते हो वो क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है जब हम चांस देते हैं कि सेल्फ लर्निंग का, कि आप खुद से करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, सेल्फ लर्निंग का मौका मिला, तो वो क्या है, एक्सपीरियंस। कि मैगी आपको मैगी पसंद है, आज आपने खुद अपने हाथों से मैगी बना के देखी, खाई, तो आपको एक्सपीरियंस मिला, तो यही क्या है, यही हमारा एक्सपीरियंस हो गया, सेल्फ लर्निंग हो गई। सोशल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। और हमें स्कूल में क्या करना है, अपने उद्देश्यों को समाज के उद्देश्यों से जब हम जोड़ देते हैं तभी हमारा स्कूल बन जाता है। ठीक है, हमारे भी उद्देश्य हैं, समाज के उद्देश्य हैं, उन्हें कंबाइन कर दो, हमारा क्या होगा, स्कूल बन जाएगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब है कल्चर क्या होता है, सोशल वैल्यूज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत सेंचुरीज अगो से हैं, कई सालों से हमारी जो है वैल्यूज़, वही कल्चर होता है, वो स्टेबल होता है। जैसे कि आप नमस्ते करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है। या कोई आप रीति रिवाज मनाते आ रहे हो, वो क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है। तो ये क्या, हमारी सोशल। अब आता है हमारे कि एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होता है, जो प्रिंसिपल, ये तो सारे ऐसे वर्ड है। अब आता है होमवर्क क्या होता है। होमवर्क होता है हमारा सेल्फ स्टडी करना, अपना सेल्फ लर्निंग करना। तो अभी आपका जो होमवर्क, आपने खुद से जो आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, वो होता है आपका होमवर्क। मैडम ने कुछ पढ़ाया, आप घर जाके उसे आपने किया, वही आपका होमवर्क है। आपने खुद से लर्निंग कितनी की, आपको पता चल जाएगा इससे कि मुझे कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो टीचर को हमेशा एक क्रिएटिव होमवर्क देना चाहिए, हर बच्चे को अलग होमवर्क देना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे। कभी भी जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं वो होमवर्क में नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो दोगे तो बच्चे गाइड में से लिख लेते हैं या नकल कर लेते हैं। हर बच्चे को अलग होमवर्क दोगे तो वो अपना दिमाग लगाएगा। होमवर्क उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देना चाहिए, वो टॉपिक से वो ऐसे देना चाहिए कि रट्टाफिकेशन ना करे, बिल्कुल डिट्टो टॉपिक से रिलेटेड ना हो, बल्कि उसके अंदर उसको एक रिसर्च का मौका मिले, तो लर्निंग का मौका मिले। होमवर्क हमें ऐसा देना चाहिए। अब है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में तो फ्री एजुकेशन है, इंडिया में भी है, ठीक है, ये सारे राइट इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन नहीं है अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो। अब 35%, दुनिया के 35% जो अनपढ़ लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं। अब इलिटरेट, दो वर्ड होते हैं, ठीक है। इलिटरेट मतलब आ गया जिन्हें जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो भी करने नहीं आती, ना तो वो ये जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं कर सकते, जो अपना नाम नहीं लिख सकते, जो ABCD नहीं पढ़ सकते, जो ऐसे अनार नहीं पढ़ सकते, ये जो लोग होते हैं ये भी नहीं जिनको आता, वो होते हैं हमारे इलिटरेट लोग, और जो हमारे देश में 35% दुनिया के रहते हैं। अब वेस्टेज इन एजुकेशन क्या होती है, वेस्टेज होती है एजुकेशन में अगर बच्चा बीच में ड्रॉप आउट करके चला जाए सेशन के बीच में तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसे लगाए हैं बच्चों के ऊपर, टीचर भी रखा हुआ है, बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की, यूनिफॉर्म के पैसे दिए, हर चीज़ प्रोवाइड की। अब बच्चा एंड में ड्रॉप आउट करके चला गया। अब दिल्ली में तो आप देखोगे कि यहाँ माइग्रेशन वर्कर के बच्चे बहुत पढ़ते हैं जो सरकारी स्कूलों में। तो जब भी क्या होता है, गर्मियों का टाइम आता है, दीपावली का टाइम आता है, छठ पूजा का टाइम आता है, बच्चे 2-2 महीने काम क्या होता है, गायब हो जाते हैं, नहीं आते स्कूल में। अब उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं, माइग्रेशन वर्कर के बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं वापस दिल्ली ही नहीं आए मान लो। तो अब ऐसे में क्या हुआ, वेस्ट हो गया एजुकेशन में, जो इतना पैसा लगाया था, मेहनत लगाई थी, वो क्या हो गई, खराब हो गई, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्चे ने कर दिया। स्टैग्नेशन क्या होती है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना। अगर मान लो बच्चा फेल हो जाए तो क्या हो गया,
स्टैग्नेशन आ जाएगी, जो हमने उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए थे वो भी सारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है, तो इसलिए बोला था कि राइट टू एजुकेशन 2009 में कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के 35% इलिटरेट लोग, इलिटरेट मैंने अभी बताया ना, जिन्हें नाम भी लिखना नहीं आता अपना, वो इंडिया में रहते हैं। अगर मान लो उसमें भी अगर आप बच्चे को फेल कर देते हो, ठीक है, तो वो उसी में रह जाएगा। तो स्टैग्नेशन, हमारी जो शिक्षा है उसमें स्थिरता आ जाएगी, तो ये सही नहीं है। और आपको पता होगा जो SSA, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो होता है, इसका पैसा हमें मिलता है वर्ल्ड से। ठीक है, जो हमारी जो है ये इसका जो पैसा हमारा विदेशों से आता है, कि सर्व शिक्षा अभियान के जिसमें हमने कहा है कि हम अपने जो देश की जो एजुकेशन है ना उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इस वजह से भी हमने ये वाली पॉलिसी लाए थे, जिससे कि हम ये दिखाए कि आप हमें पैसे दे रहे हो तो हम उन पैसों का अच्छा यूज़ कर रहे हैं और हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन सच में उन्हें कुछ आता नहीं है, हम उनको 8वीं तक पास कर देते हैं लेकिन वो पास होने लायक नहीं है। लेकिन हम क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हमारा क्या है, SSA के थ्रू हमारे देश में पैसा आ रहा है स्कूल की एजुकेशन के लिए। तो वो पूछेंगे हमसे कि हम इतने सालों से आपको पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तब भी आपके देश में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही। तो अब आ जाता है, जीरो डिटेंशन पॉलिसी अपनाई थी कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, SSA राइट की सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके लिए हमने बनाया था। मोटो था कि जिससे इसका मेन मोटो क्या बताया था कि कोई बच्चा हम फेल नहीं करेंगे, जिससे कि स्टैग्नेशन और वेस्टेज की जो प्रॉब्लम है वो रोकी जा सके। तो इसलिए अब आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, पहले 1 महीने बच्चा गायब होता था, उसका स्कूल से नाम हटा देते थे। लेकिन अब 2-2 महीने, आपने देखा होगा छठ पूजा में 2 महीने के लिए बच्चा गायब है, फिर आ रहा है वो स्कूल में, लेकिन अभी तक उसका स्कूल में नाम नहीं कटा। तो अब क्या है, इसलिए अब इस सेशन में उसे पास कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो स्टैग्नेशन और वेस्टेज की प्रॉब्लम बच गई। अब होमवर्क क्या होता है, होमवर्क और असाइनमेंट कह लो, जिसमें हम एक्सटेंशन करते हैं लर्निंग का। अभी भी हमने पढ़ा था एक्सटेंशन, जो हमने सीखा है उसको एक्सटेंडेड वे में हम पढ़ेंगे कि हमने बेनिफिट होते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है, सेल्फ लर्निंग की मौका मिलता है, खुद से एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट लर्निंग की हैबिट डेवलप होती है। अब एक होमवर्क देते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बच्चे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ये नहीं भर भर के आपने लिखने का काम दे दिया और वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। थोड़ा दो लेकिन इंटरेस्टिंग दो, और वो इस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, एक दूसरे की चीटिंग कर लेंगे। अपने आप से कंस्ट्रक्ट करो क्वेश्चन बच्चों को देने के लिए, क्रिएटिव होमवर्क दो, क्या मॉडल बना के लाओ, चार्ट बना के लाओ, सर्वे करके लाओ, और उनके होमवर्क को इमीडिएटली चेक करो। अब टीचर क्या करते हैं, बच्चा होमवर्क करके लाया, ठीक है, और चेक ही नहीं किया, अगली बार वो नहीं करके लाएगा, क्योंकि उसे पता है मैडम ने चेक तो करना नहीं है, तो क्यों मैं कष्ट लूँ होमवर्क करने का। तो इसलिए टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि होमवर्क थोड़ा दो लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करो, थोड़ा सा लेकिन चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल ही ईजी दे दिया, थोड़ा उसमें चैलेंज होना चाहिए जिसको करते हुए उसे इंटरेस्ट आए। मान लो आपने सर्वे करने के लिए दे दिया, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि वो घर घर जाके सबसे पूछ के आएगा। अब है यहाँ पे कुछ नया सीखने का उसे मौका मिलना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक। टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक में क्या डिफरेंस है, देखो टेक्स्ट बुक होती है जो हमारी सिलेबस की बुक होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है, साइंस है, इन सब की जो बुक्स हैं, स्पेसिफिक संस्कृत की बुक है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी बुक है हमारी, वो होती है हमारी टेक्स्ट बुक। और सप्लीमेंट्री बुक होती है जो इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, यूज्ड इन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए या उस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, तो वो होती है हमारी सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री जो अगर हमें एक इंटेंसिव स्टडी करनी है, गहन अध्ययन करना है चीज़ों का, तो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। जैसे हमारी NCERT की बुक्स हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, तो इसमें हम गहन अध्ययन करते हैं, हर चीज़ को, वर्ड को अच्छे से समझते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि हर चीज़ उनको समझाई जाती है।
रीडिंग भी स्लो होती है। अब आंसर जो होते हैं, ठीक है, अब और जबकि हमारी सप्लीमेंट्री बुक होती है वो एक्सटेंसिव स्टडी में हेल्प करती है। मान लो आपने टेक्स्ट बुक में कोई लेसन पढ़ा, आपने एडिशन के सवाल सीखे टेक्स्ट बुक में, अब उसके जो और एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप सप्लीमेंट्री बुक का यूज़ कर सकते हो। तो जो आप ये क्या करती है, हमारी जो स्टडी है उसको एक्सटेंसिव करने में, बढ़ाने में मदद करती है। इसके अंदर इजी लैंग्वेज होती है, फ्लो में काम होता है और बच्चा इजीली सीख जाता है। अब इसमें है जो टेक्स्ट बुक होती है, इसके अंदर जो हम सप्लीमेंट्री बुक से एग्जाम्पल लेके हम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री बुक से एग्जाम्पल लिया और आप उनको पढ़ा रहे हो अब भी। और टेक्स्ट बुक जो होती है वो उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है, 1 मिनट, और इसमें आपको ये भी देखना है कि आपको नॉलेज चाइल्ड कैन अप्लाई इट्स नॉलेज पुटिंग एग्जाम्पल ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल भी आपको बता सकते हैं, सप्लीमेंट्री के भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, इंटरनल फीचर है उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, एक क्वालिटी होती है, जो कंटेंट होता है उसमें वैरायटी होती है, ठीक है। लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, जिससे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, डेवलपिंग एज के अकॉर्डिंग, कि वो समझ सके चीज़ों को। अब ये नहीं है कि आप 1st क्लास का बच्चा है और आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो कि 6th क्लास के बच्चे के समझने लायक, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी उसमें इलस्ट्रेशन होनी चाहिए जिससे कि बच्चा सीख सके। ये होता है उसके इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल फीचर होना चाहिए कि उसका कवर होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर शेप्स होनी चाहिए, उसमें इमेजेस होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसमें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उसको कैरी कर सके ईजिली। अब इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन होता है जिसके अंदर एग्जाम्पल दिए हो, स्टोरीज हो, इंसिडेंट्स के बारे में हो, इवेंट हो, किस्से हो, पिक्टोरियल हो, पिक्चर्स हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये सब हम क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन, जो हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप एनसीईआरटी में देखते होंगे कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं साइड में, एक ऐसे स्माइली बना के बॉक्स बने रहते हैं, बूझो के बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये इलस्ट्रेशन के तरीके हैं हमारे। अब है कि हैंडीकैप, अब जो राइट टू एजुकेशन जो होता है, आपने देखा 2009 के अकॉर्डिंग वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो है नॉर्मल बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चा स्पेशल है, ठीक है, अब हैंडीकैप है तो यानी वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके अंदर 6 से 18 साल हो जाएगी कि वो 8वीं तक पढ़ सकता है 18 साल तक, ठीक है। तो फ्री जो दी जाएगी। अगर एक स्कूल जो है अडॉप्ट नहीं कर रहा आरटीई एक्ट को, तो 3 साल के अंदर उसका जो है लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को ये 3 साल वाली मोहलत भी जो है वो बंद कर दी गई थी। पहले उन्हें 3 साल का टाइम दिया गया था। अब है कि हाउ टू डेवलप एनी स्किल, आपको बच्चे कोई भी स्किल डेवलपमेंट करना है तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्किल डेवलप करनी है आपको खाना बनाने में, तो आपको पता होना चाहिए ये तेल होता है, ये मिर्च होती है, नमक होता है, ये सब पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर आप उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार आपने प्रैक्टिस करी तो आपकी जो मसल्स हैं वो और आपका जो माइंड है उन दोनों में अच्छे से कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसको हैबिट हो जाएगी। तो अब आप क्या हो, आप एक स्किल्ड पर्सन कब कहे जाओगे? जब आप उस काम को बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहे हो और क्विकली कर रहे हो। ये अगर मान लो कोई काम है, ठीक है, रंगोली बनानी है, अब रंगोली आप भी अच्छी बनाते हो और आपकी सहेली भी अच्छी बनाती है, लेकिन आपकी सहेली बना रही है 5 मिनट में रंगोली, ठीक है, और आप बना रहे हो 2 घंटे में। अब इसके अंदर स्किल्ड पर्सन किसे कहा जाएगा? आपकी सहेली को, क्योंकि उसने एक्यूरेटली काम किया और जल्दी किया। और आपको स्किल्ड पर्सन नहीं कहेंगे क्योंकि आपने क्या किया, काम तो टाइम पे, काम तो सही किया लेकिन आपने टाइम ज़्यादा ले लिया।
अब है इसमें क्या होगा, पर्सन जो है ना मिस्टेक भी नहीं करेगा। जैसे टाइपिंग करते हैं, जिनको एक्सपर्ट हो जाते हैं वो आपसे बात करते रहते हैं, वो टाइपराइटर पे उनका हाथ चल रहा होता है फिर भी वो गलती नहीं करते, तो पर्सन स्किल्ड हो जाता है। जो ड्राइविंग करते हैं उन्हें पता होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, स्किल्ड पर्सन की क्विक एक्यूरेटली और क्विकली दोनों जो करेगा वो है स्किल्ड पर्सन। अब क्लास मैनेजमेंट के क्या स्टाइल होते हैं। क्लास मैनेजमेंट के स्टाइल में आता है टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। क्लासरूम मैनेजमेंट के जो स्टाइल में 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। 6 क्लासरूम मैनेजमेंट के स्टाइल हम पढ़ेंगे, उसमें हर उस स्टाइल के 2 फैक्टर हैं। एक होता है इन्वॉल्वमेंट और एक होता है हमारा कंट्रोल। एक होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, कंट्रोल है। कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि टीचर का क्लासरूम में कितना इन्वॉल्वमेंट है। आप एक टीचर हो, आप हाईली इन्वॉल्व्ड हो बच्चों के साथ, कि बच्चों को क्या कराया जा रहा है, आप बच्चों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व्ड हो हर चीज़ में, क्या एक्टिविटी कराने, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, बच्चों के इंटरेस्ट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब पता है आपको, तो वो क्या है, इन्वॉल्व्ड हो आप हाईली। लो इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, जो हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो टीचर होते थे, उन्हें नाम भी नहीं पता होता था, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट की जगह वो बस आगे खड़े होते थे, लेक्चर देते थे, शोर किया और डंडा मारा चले गए, तो वो होता है हमारा लो इन्वॉल्वमेंट। अब है कंट्रोल, इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कंट्रोल। कंट्रोल में कि आपको सिर्फ इन्वॉल्व ही नहीं होना, अपनी क्लासरूम को चलाना भी है। जैसे बोलते हैं कि क्लास कैसे चलेगी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे अच्छा मैडम ने बोल दे कि मैडम आपकी दोस्त है, तो वो आपको ना तो रिस्पेक्ट करेंगे ना वो आपकी बात सुनेंगे। तो आपको एक गाइडर, हेल्पर, फैसिलिटेटर ये सब रखना है, बनाना है, लेकिन क्योंकि आपको अपनी क्लासरूम को चलाना है, इतना ज़्यादा भी आपको फ्रेंडली नहीं होना, फ्रेंडली होना है कि वो अपनी बातें आपको बता सके, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना कि वो बदतमीज़ी करने लगे, ठीक है। तो आपको अपनी क्लास को चलाना आना चाहिए। तो इसमें कंट्रोल आपका हाई कंट्रोल है या लो कंट्रोल है। हाई कंट्रोल है कि आप इसके अंदर टीचिंग बच्चों के साथ जो है, टीचिंग जो कराई जा रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन साथ में बच्चों पे कंट्रोल भी है, कि ऐसा नहीं है कि आप एक्टिविटी करा रहे हो, आप चीखे जा रहे हो, ठीक है, आप तो इन्वॉल्व्ड हो लेकिन बच्चे आपका कंट्रोल ही नहीं है, बच्चे आपको वैल्यू ही नहीं देते, सुनते ही नहीं आपकी, इधर उधर भागे जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो लेकिन वहीं आप बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल अच्छा होगा, आपकी क्लास अच्छे से चलेगी। लो कंट्रोल होगा तो इसके अंदर क्या होंगे, बच्चे बदतमीज़ होंगे, ठीक है, वो कुछ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ना वो चीज़ों को समझेंगे। अब क्लास मैनेजमेंट के जो स्टाइल इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होके इन्वॉल्वमेंट और कंट्रोल पे हम लेके चलते हैं 4। तो इसमें आता है, पहले आप देखिए हमने ये बना लिया बॉक्स। एक होता है हमारा ऑथोरिटेटिव स्टाइल। ऑथोरिटेटिव स्टाइल आधिकारिक, प्रामाणिक। इस स्टाइल में जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर की बहुत बढ़िया है और जो टीचर का कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। ये क्लासरूम स्टाइल जो है 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर टीचर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, टीचर का कंट्रोल भी है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, और बच्चों का भी अपने आप में कंट्रोल है कि हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, हमें बदतमीज़ी नहीं करनी, हमें क्लास से इधर से उधर नहीं भागना, क्लास से बाहर नहीं भागना। तो ये होता है हमारा ऑथोरिटेटिव स्टाइल होता है। इंटरनल कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल्ड है स्टूडेंट्स का, और बच्चे मोटिवेटेड भी हैं और टीचर भी मोटिवेटेड है। एक होता है हमारा ऑथोरिटेरियन स्टाइल। ऑथोरिटेरियन स्टाइल होता है, इसके अंदर टीचर का कंट्रोल बहुत बढ़िया कंट्रोल है, लेकिन टीचर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं है। जैसे हमारे स्कूल के टीचर होते थे, आ गए डंडे के जोर पे, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पूरा कंट्रोल है कि कोई बोल नहीं सकता, बोलते ही डंडा लगेगा। तो ये होता है हमारे ऑथोरिटेरियन स्टाइल। ये नेगेटिव है, इसके अंदर बच्चा कुछ नहीं सीखता। अब है लो कंट्रोल।
लो, जिसमें लो कंट्रोल है और हाई इन्वॉल्वमेंट है। इंडल्जेंट स्टाइल कि जो बच्चे, जो टीचर है ना बहुत इन्वॉल्व है। आपने ऐसे बहुत सारे टीचर देखे होंगे, इन्वॉल्वमेंट इतना दिखाते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं है। बच्चे इतने बदतमीज हैं, टीचर तो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं है। तो ये होता है हमारा इंडल्जेंट, उदार। स्टूडेंट्स के ऊपर कोई अपना कंट्रोल है ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल स्टूडेंट है ही नहीं, बदतमीजी करते हैं, कुछ सीखते ही नहीं है, कुछ कंसंट्रेशन उनका होता ही नहीं है। ये होता है हमारा इंडल्जेंट। अब होता है परमिसिव। परमिसिव वाले होते हैं ना टीचर को मतलब है ना स्टूडेंट को मतलब है, ना कंट्रोल भी बिल्कुल कम है, पता ही नहीं क्लास कैसे चलाते हैं, और ना ही बच्चों के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट है। वो कहते हैं करते रहो जो करना है, हम अपने फ़ोन में बिजी हैं। ऐसे टीचर भी बहुत होते हैं। तो ये होता है हमारे परमिसिव। अब इसमें आ जाता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल। जो होता है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत अच्छा होता है। चिल्ड्रन जो होते हैं ऑफ दिस क्लास मैनेजमेंट स्टाइल के अच्छे सिटीजन बनते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे कंट्रोल करना भी आता है। सोशल होते हैं, डिसिप्लिन अच्छा होता है, अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, लीडर बनते हैं। और ऑथोरिटेरियन यानी जो हमारे स्कूलों में होता था वो सोशल नहीं होते, क्योंकि मैडम बात ही नहीं करने देती, तो सोशल कहाँ से होंगे। अनसक्सेसफुल होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कभी मैडम ने कुछ बोलने ही नहीं दिया, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सक्सेस हमें मिलती नहीं है, हम बड़े होके अभी कहीं जाएंगे तो हम डरेंगे लोगों से बात करने में भी। तो ये क्या होता है ऑथोरिटेरियन में। इंडल्जेंट क्या होते हैं, इंडल्जेंट वाले इमैच्योर बच्चे होते हैं, क्योंकि टीचर बोले जा रही है उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बेचारी कोशिश कर रही है लेकिन वो इमैच्योर हैं, क्योंकि और अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। और परमिसिव क्या होते हैं, ये इमैच्योर के भी और ज़्यादा इमैच्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ तो टीचर ने कोशिश भी नहीं करी, दोनों आज़ाद घूम रहे हैं। अनसक्सेसफुल होते हैं। और एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल। अगर मान लो ऑथोरिटेटिव भी दे रखा है और डेमोक्रेटिव भी दे रखा है, तो हम डेमोक्रेटिक को टिक करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक होता है बेस्ट मेथड होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या रूल्स बनाने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, कब क्लासरूम का स्टाइल होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दोनों का रोल बराबर का होता है। वो होता है हमारा डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है। इसमें दोनों मिलकर अपने क्लासरूम के रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लो आपको आपकी क्लासरूम का बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है, तो आपने और बच्चों ने तय किया मैडम आज इसके ऊपर है ना हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो दोनों मिलके करते हैं हर चीज़। अब इसमें ये जो है मैच्योर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि 8वीं क्लास से के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपका आ जाता है तब भी आप टिक क्या करोगे, इसी को करोगे उस पेपर के हिसाब से। स्टूडेंट जो होते हैं इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं। अब आता है हमारा लेजिस फेयर। लेजिस फेयर होता है हायर क्लासेस में, 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जब हमारा सिलेबस पूरा क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद टीचर कहती है कि आप सब अपना अपना पढ़ लो, जिस बच्चे को जो डाउट है जिस चीज़ में वो आके मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारे लेजिस फेयर में। तो ये हायर क्लासेस में होता है, कॉलेज में होता है या 11वीं 12वीं के बच्चों में होता है। टीचर बच्चे को पूरी फ्रीडम देती है और बच्चे भी क्या करते हैं फ्रीडम का क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को सोल्व करते हैं। जो चीज़ नहीं आती वो टीचर से गाइड लेते हैं या किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लोगों के लिए होता है। ये होता है हमारा लेजिस फेयर होता है। अब आ जाता है हमारे टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हमारे दो होते हैं, एक हमारे जनरल होते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल और अचीवेबल। तो जनरल में जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो कई सालों में हमें मिलते हैं। इसमें हमारा कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारी थिंकिंग है, हमारा लिविंग का स्टाइल है, ठीक है, ये लॉन्गर होते हैं। और जो हमारे बिहेवियरल होते हैं वो ऑन द जो कुछ टाइम में ही हम चेंज कराना चाह रहे हैं।
और बच्चे थोड़े टाइम बाद इसे भूल भी जाते हैं। ये परमानेंट नहीं होते और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये होता है हमारे बिहेवियरल। अब जर्नल है, जैसे जर्नल में ये दीज आर अचीव्ड थ्रू सब्जेक्ट से हम इसको अचीव करते हैं, काफ़ी सालों तक पढ़ने के बाद हमें आते हैं। ये हमारे बिहेवियर में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होते, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद हमें ये रिफ्लेक्शन इनका मिलता है। ये हमारे एटीट्यूड और कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। ये हमारे, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही चेंज कर दिया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं सिमिलर, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म होते हैं। ये कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर साइंस का ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, तो इंडिया में जाओ या अमेरिका में जाओ, दोनों का एक ही मतलब है। हर सब्जेक्ट के बल्कि ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ऑब्जेक्टिव। अब लेकिन जो स्पेसिफिक होते हैं हम इनको अचीव करते हैं